चलिए बेटा बिस्मिल्लाह करते हैं FAI 2 के हवाले से। हमें बेटा सिलेबस के अंदर बहुत सारे चैप्टर हैं जो डिस्कस करने, और हमने डिसाइड किया था कि IFRS 16 लीजेस के चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। लीज का चैप्टर पिछली 2 कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट से एग्जाम में टेस्ट हो रहा है। इस बार भी क्वेश्चन आया था और इससे लास्ट अटेम्प्ट में भी क्वेश्चन आया था। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपके अटेम्प्ट में भी आएगा ही आएगा, लेकिन 12 सिलेबस में है, पढ़ना तो आपको है। अच्छा चैप्टर है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा। और पहले मैं इस पूरे चैप्टर का आपको एक ओवरव्यू समझा दूं, इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, फिर उसकी बातों को शुरू करते हैं। कुछ साल पहले तक हमारे पास अकाउंटिंग में एक स्टैंडर्ड होता था, उसका नंबर था IAS 17, नाम था लीजेस। अब वो खत्म हो गया, उसकी जगह पर हमने एक नया IFRS बना लिया, IFRS 16, नाम वही है लीजेस। अकाउंटिंग उसमें काफी चेंज हो गई। लीज का सिंपल मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट। अभी आप थोड़ी देर में डेफिनेशन पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है लीज एक कॉन्ट्रैक्ट का नाम है, जिसमें एक पार्टी अपना एसेट किसी दूसरे को यूज करने का राइट दे देती है। जो ये राइट देता है उसे हम लेसर कहते हैं, और जो ये राइट लेता है उसे हम लेसी कहते हैं। लीज इज बेसिकली अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये हमारे लिए फाइनेंस की एक सोर्स है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपनी फैक्ट्री के लिए कुछ मशीनें चाहिए। ऑप्शन 1, पैसा बहुत, खरीद लो भाई, फिर तो लीज बीज का मामला बीच में नहीं आएगा। ऑप्शन 2, सर फंड्स अवेलेबल नहीं है, कैश अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका, जाओ जाके किसी से लोन ले लो और लोन के पैसों से मशीनें परचेज कर लो। एक ये तरीका भी अवेलेबल है। एक तरीका और अवेलेबल है, मार्केट में बहुत सारी कंपनीज बैठी हुई हैं जिन्हें हम इन्वेस्टमेंट कंपनीज कहते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनके पास या तो पैसा होता है इन्वेस्ट करने के लिए, या ये जानते हैं मार्केट में पैसा कहां से अरेंज किया जाता है इन्वेस्ट करने के लिए। इन्हें हम लीजिंग कंपनीज कहते हैं। हम किसी लीजिंग कंपनी के पास पहुंच गए, जाके उन्हें बोल रहे हैं हमें 50 करोड़ की मशीनों की जरूरत है। उन्होंने कहा मिल जाएंगी, लेकिन हमारे पैसे इंटरेस्ट के साथ वापस करने होंगे। हमने कहा ठीक है। अब हमारे और उनके दरमियान एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक वो लोग मशीनें खरीद कर अपने पैसों की हमें दे देंगे इस्तेमाल करने के लिए। मशीनें उनकी होंगी, इस्तेमाल हम करेंगे, और इस्तेमाल करने के दौरान कमा कमा कर उनके पैसे थोड़े थोड़े करके जो भी हमारे पास तय पाए वो हम उनके पे करना शुरू कर देंगे। इस किस्म के बिजनेस को कहा जाता है लीज। अब इसमें 2 पार्टी हो गई। पहली वो पार्टी जो एसिड यूज करने के लिए दे रही है, उसे हम कहते हैं लेसर। और एक वो पार्टी जो एसिड यूज करने के लिए ले रही है, उसे हम कहते हैं लेसी। अब यहीं से हमारी 2 अकाउंटिंग बन गई। पहली अकाउंटिंग क्या है बेटा, लेसर अगर आप हो तो क्या करोगे, लेसी अगर आप हो तो क्या करोगे। इस बार पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो लेसी का आया था। इससे प्रीवियस अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन आया था वो लेसर का आया था। फिर ये IAS और आगे बढ़ेगा, हमें समझाएगा कि लीज 2 टाइप की होती है। एक को ये नाम देगा फाइनेंस लीज, और दूसरे को नाम देगा ऑपरेटिंग लीज। जब फाइनेंस लीज की डेफिनेशन पढ़ोगे उसमें लिखा हुआ मिलेगा फाइनेंस लीज एक ऐसी लीज है जिसमें सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप हम लेसी के ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं, और ऑपरेटिंग लीज एक ऐसी लीज जिसमें सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप हम लेसी के ऊपर ट्रांसफर नहीं करते। फिर ये IAS और आगे बढ़ेगा, हमें समझाएगा कि लेसर भी 2 किस्म के होते हैं। एक वो जो कि नॉर्मल लेसर होता है,
और एक वो जो कि मैन्युफैक्चरर या डीलर लेसर होता है। नॉर्मल लेसर हम एक ऐसे लेसर को कहते हैं जो प्योर लीज का बिजनेस करता है। लोग उसके पास जाते हैं, कोई जाके बोलता है गाड़ी लीज पे चाहिए, वो अपने पैसों की खरीद के दे देगा। कोई कह रहा है मशीनें लीज पे चाहिए, वो अपने पैसों की खरीद के दे देगा। कोई कह रहा है इक्विपमेंट लीज पे चाहिए, वो अपने पैसों का खरीद के दे देगा और आपसे पैसे इंस्टॉलमेंट में वापस ले लेगा। ये नॉर्मल लेसर है। फिर एक लेसर और है, उसे हम कहते हैं मैन्युफैक्चरर या डीलर लेसर। मैन्युफैक्चरर या डीलर लेसर उस लेसर को कहा जाता है जो प्योर लीज का बिजनेस नहीं करता। वो या तो एसेट का डीलर होता है या उस एसेट का वो मैन्युफैक्चरर होता है, लेकिन कभी कभी लीज पर भी एसेट को देना शुरू कर देता है। पहली एग्जांपल, सर आजकल पाकिस्तान में गाड़ियों की प्राइसेस खतरनाक हद तक बढ़ी हुई है। एक नॉर्मल कार भी लेने जाओ 35-40 लाख से कम की नहीं मिल रही। होंडा सिविक का नया मॉडल जो 2 हफ्ते पहले लॉन्च हुआ है 60 लाख रुपीस का बेटा, ठीक है सर, और 1200 गाड़ियां बुक भी हो गई हैं। पैसा बहुत, ठीक है। चलो हम इसको रिवर्स में सोचते हैं। हर आदमी के लिए इतना पैसा निकालना मुमकिन नहीं है, लेकिन यहाँ तो खैर पैसा बहुत है लोगों के पास। अब एज्यूम करो गाड़ियों की प्राइसेस खतरनाक हद तक बढ़ी हुई है और इतना सारा कैश एक साथ निकालना हर किसी के बस के लिए नहीं है। गाड़ियों की सेल कम होती जा रही है, कंपनी परेशान कि हम गाड़ियां बना रहे हैं बिक नहीं रही। उन्होंने लोगों को चॉइस दे दी, जिसके पास कैश अवेलेबल है आए कैश पे करे, गाड़ी परचेज करके जाए। कैश नहीं है जब भी आए बातचीत करे, अगर बातचीत बन गई हम यही गाड़ी उसको लीज पर दे देंगे। लीज पर देना टोयोटा कंपनी का मेन बिजनेस नहीं है, वो तो टोयोटा वाले गाड़ियों के मैन्युफैक्चरर हैं, लेकिन अब वो गाड़ियां बना भी रहे और लीज पर भी दे रहे, तो ये कहलाएंगे मैन्युफैक्चरर लेसर। बात बदलते हैं। सर मैं कराची में बिजनेस करता हूँ। बिजनेस क्या है? मैं यहाँ पर जनरेटर बेचता हूँ। लाते कहाँ से हो? सर कोई जापानीज कंपनी है, उनका मैं कराची में डीलर हूँ। जापानीज जनरेटर मैं वहां से इंपोर्ट करता हूँ या वो मुझे भिजवाते हैं, मैं कराची में बेचता हूँ। उनके जनरेटर छोटे से लेकर बड़े साइज तक के सब का मैं डीलर हूँ। पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। कभी जनरेटर बिक रहे होते हैं, कभी यूपीएस बिक रहे होते हैं, आजकल सोलर पैनल का दौर आया हुआ है, ठीक है सर। लोग आते हैं, हमारे छोटे जनरेटर तो बहुत बिक रहे हैं, लेकिन बड़े जनरेटर जो बिल्डिंग्स में लगते हैं या बैंक्स में लगते हैं या फैक्ट्रियों में लगते हैं, लोग आते हैं, पैसे पूछते हैं, लेकिन क्योंकि उनके पैसे काफी ज्यादा होते हैं लोग वापस चले जाते हैं। 80 लाख का जनरेटर, 50 लाख का जनरेटर, 1 करोड़ का जनरेटर, वो क्या कहते हैं भाईजान इतना कैश तो अवेलेबल नहीं है। अब मैं लोगों को चॉइस दे रहा हूँ, आओ अगर आपके पास कैश अवेलेबल है यही जनरेटर आप कैश पे ले जाओ, और अगर आपके पास कैश अवेलेबल नहीं है आप आओ बातचीत करो, यही जनरेटर मैं आपको लीज पर भी दे दूंगा। जनरेटर लीज पर देना मेरा मेन बिजनेस नहीं है, मैं तो उन जनरेटर का डीलर हूं, लेकिन साथ साथ क्या कर रहा हूं, उनको लीज पर भी दे रहा हूं। तो मैं अब क्या बन जाऊंगा, क्या बन जाऊंगा? डीलर लेसर, ठीक है सर। चले, अगर मैं मैन्युफैक्चरर या डीलर लेसर हूं, इससे हमें फर्क क्या पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है, समझाता हूं। मैं नॉर्मल लेसर, आप आए सर गाड़ी चाहिए, मेरा आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, आपको वो गाड़ी चाहिए जो मैं बनाता नहीं हूं। ये गाड़ी मैं टोयोटा कंपनी से खरीद कर आपको लीज पे दूंगा। अब बात बदल दो, मैं खुद टोयोटा कंपनी, आप आए गाड़ी दे दे लीज पर, ये वो गाड़ी है मैं खुद बनाता हूँ और अपनी इन्वेंट्री में से निकाल कर आपको दूंगा। ये गाड़ियां मेरी इन्वेंट्री में पड़ी हुई है, अब इसके अंदर IS2 बीच में आ जाएगा। गाड़ियां आपको दे रहा हूँ,
ये गाड़ी मेरी बिक गई, इसमें IFRS 15 बीच में आ जाएगा। ठीक है सर, जो भी आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन 12 थोड़ा बीच में वो आएगा। हमें नॉर्मल लेसर की अकाउंटिंग भी पढ़नी है, हमें डीलर लेसर की अकाउंटिंग भी पढ़नी है। डीलर लेसर की अकाउंटिंग पेपर में ज्यादा पूछी जाती है। और आगे बढ़ते हैं सर, और क्या इस चैप्टर में? फिर बेटा इस चैप्टर में एक बहुत जबरदस्त चीज है जिसे हम कहते हैं सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन। सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन इस कॉन्सेप्ट का नाम है कि हम अपना कोई एसेट पहले लीजिंग कंपनी को बेच देते हैं और फिर वही सेम एसेट दोबारा लीजिंग कंपनी से लीज पे ले लेते हैं। आपने कहा सर जब बेचना था तो वापस क्यों लिया, और जब वापस लेना ही था तो भी बेचा क्यों? ऐसा करना सम टाइम हमारी मजबूरी होती है। एग्जाम्पल लेते हैं, हमारी कंपनी में कैश की शॉर्टेज, पैसे नहीं है, बड़े परेशान है। ये नौबत आ गई है, कंपनी के एसेट बेचने की नौबत आ गई। मान लो बेचने के लिए मशीनें अवेलेबल है, लेकिन हम तो खुद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अगर अपनी मशीनें बेच देंगे तो प्रोडक्शन कहां से करेंगे? मैंने सोचा कोई ऐसा मिल जाए जो हमसे मशीनें खरीद ले और यही मशीनें दोबारा हमें इस्तेमाल करने की परमिशन दे दे। नॉर्मल हालात में ऐसी पार्टी नहीं मिलेगी। क्यों? अगर मैं अपनी पुरानी गाड़ी आपको बेचूंगा तो आप क्या वही गाड़ी दोबारा मुझे इस्तेमाल करने दोगे? क्यों दोगे भाई? आप गाड़ी मुझसे खरीद कर या तो आप खुद इस्तेमाल करोगे या वो गाड़ी मुझसे खरीद कर किसी प्रॉफिट में आगे किसी और को बेचोगे। वो गाड़ी मुझसे ही खरीदो, मुझे गाड़ी के पैसे भी दे दो और वही गाड़ी दोबारा मुझे इस्तेमाल करने भी दे दो। ऐसे नॉर्मली कस्टमर होते नहीं है। मैं पहुंचा लीजिंग कंपनी के पास, जाके उनको बोला पैसे नहीं है मेरे पास, एक काम करो हमारी मशीनें खरीद लो। उन्होंने कहा इन मशीनों का हम क्या करेंगे? मैंने कहा तुम्हारा बिजनेस क्या है? उन्होंने कहा बिजनेस हमारा ये है, हम चीजें खरीद खरीद के लोगों को इस्तेमाल के लिए देते हैं। मैंने कहा मैं भी तो ये कह रहा हूँ, लेकिन बस फर्क इतना सा है, मुझसे ही खरीद लो और दोबारा मुझे ही इस्तेमाल के लिए दे दो। इससे मुझे दो फायदे हो जाएंगे। जब मुझसे खरीदोगे तो मुझे पैसे दोगे जिसकी मुझे जरूरत है, मेरी कैश की शॉर्टेज पूरी हो जाएगी। और जब दोबारा इस्तेमाल के लिए दोगे तो मैं उन मशीनों को इस्तेमाल कर करके कमा कमा के तुम्हारे पैसे थोड़े थोड़े करके पे कर दूंगा और तुम उसमें इंटरेस्ट कमा लेना। इस किस्म की ट्रांजैक्शन को हम कहते हैं सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन। इस IFRS 16 में जो सबसे फंडामेंटल चेंज आया है वो ये आया है कि सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग मुकम्मल तौर पे बदल गई है, मुकम्मल तौर पे बदल गई और एक अजीब व गरीब अकाउंटिंग इन्होंने निकाल के इस IAS में डाली है, जो शुरू में तो पढ़ने वाले की समझ में नहीं आती और जब समझ में आती है तो फिर यकीन करो वाह वाह करने को दिल करता है, क्या दिमाग लगाया इन लोगों ने इस अकाउंटिंग को बनाने के लिए। ऑटम 19 में जब 2018 में जब ये IAS रिवाइज हुआ और सिलेबस में आया, सिलेबस में लिखा हुआ था IFRS 16 पूरा बच्चों को पढ़ाओ। मैं पूरा पढ़ाता था, सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन भी पढ़ाता था। 3 बार पेपर में पूछा भी जा चुका है नई वाली अकाउंटिंग को। जब ऑटम 19 में सिलेबस रिवाइज हुआ तो इन्होंने सिलेबस में एक लाइन डाल दी, सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन इज नॉट एग्जामिनेबल एट कैफ लेवल। और वो लाइन अभी भी लिखी हुई है। तो वो अच्छी अजीब व गरीब अकाउंटिंग आपके सिलेबस से अब हट गई है, IAS में पढ़नी नहीं है। सेल एंड लीज बैक IAS में है, सिलेबस में नहीं। फिर बोल रहा हूँ सेल एंड लीज बैक IAS में है, सिलेबस में नहीं। फिर बोल रहा हूँ सेल एंड लीज बैक सिलेबस में थी, अब नहीं है। अब ये बात मैंने 3 बार क्यों बोली? ठीक है, कितनी बार भी बोल लो बच्चे पास नहीं आते। जब सेशन खत्म हो जाता है बच्चे अपने तौर पे रिवीजन करने बैठते हैं, पिक्चर खींच खींच के भेजते हैं, सर पास पेपर में ये सवाल तो आया हुआ है, इधर देख के बता दें ये हमारे सिलेबस में है या नहीं। बेटा अगर होता पहले ही करा देता ना, लेकिन क्या है वो बात 5 महीने पहले बोली होती है, सेशन के एंड तक दिमाग में रहती नहीं है।
वो सेल एंड लीज बैक के पास पेपर में कितने सवाल हैं? 3 सवाल हैं। कितने? 3 सवाल हैं। ये वो जान के नहीं कराएंगे क्योंकि वो सिलेबस का पार्ट अब नहीं है। आगे बात समझ में? इस आईएएस का पेपर में आता क्या है? नंबर 1 एंट्रीज आती है। आप लेसर हो, एसिड लीज पे दे रहा हो, क्या एंट्री बनाओगे? नंबर 2 आप लेसी हो, एसिड लीज पे ले रहा हो, क्या एंट्री बनाओगे? नंबर 2 अगर आप डीलर लेसर हो, एसिड लीज पे दे रहा हो, क्या एंट्री बनाओगे? ऑटम 21 में डीलर लेसर की एंट्रीज का सवाल आया था 15 मार्क्स का। तो नंबर 1 एंट्रीज आती है। नंबर 2 डिस्क्लोजर्स आते हैं। जिस तरह आपने आईए 16 के डिस्क्लोजर देखे थे, इसी तरह बेटा अगर मैं लेसी हूं, एसिड लीज पे ला रहा हूं, तो मेरे लिए भी कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है। अगर मैं लेसर हूं, एसिड लीज पे दे रहा हूं, तो मेरे लिए भी कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है। डिस्क्लोजर भी इस टॉपिक के पूछे जाते हैं। नंबर 3 इससे पूछा जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक्सट्रैक्ट। अगर मैं लेसी हूं, एसिड लीज पे लिया है, बैलेंस शीट में कैसे दिखाऊंगा? अगर मैं लेसर हूं, एसिड लीज पे दिया है और मैंने आपसे पैसे भी लेने, तो मैं अपने डेटर को बैलेंस शीट में किस तरीके से दिखाऊंगा? यहां से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट पूछे जाते हैं। कभी कभी कुछ फिगर्स पूछी जाती हैं। फिगर्स कभी बोलता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, एक टर्म है, वो कैलकुलेट करके दिखाओ। कभी बोलता है नेट इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करके दिखाओ, और कभी कहता है अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम को कैलकुलेट करके दिखाओ। ये कुछ वर्ड्स हैं जो इस बिजनेस में आप सीखोगे बेटा। जब हम लेसी का काम पढ़ना शुरू करेंगे, वो आपको ज्यादा तकलीफ नहीं देगा, कंपैरेटिवली आराम से समझ में आ जाएगा। वजह क्या है? लीज का बिजनेस लेसी नहीं कर रहा है, लेसर कर रहा है। जब लेसर का काम सीखेंगे, बहुत सारी नई चीजें पहले आपको समझनी पड़ेगी। लीज एक स्पेशलाइज्ड बिजनेस है, पहले बिजनेस को समझना पड़ेगा। देखें, आप लोग आज तक इतनी सारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ के बैठे हैं, ये पता है आपको क्या आता है आज तक? जो मैं समझता हूँ, आपको ट्रेडिंग बिजनेस का हिसाब किताब आता है, आपको बहुत ही मान लो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का हिसाब किताब आता है। यानी अगर मैं आपको ट्रेडिंग बिजनेस का डेटा दे दूं, बोलूं जान के बनाना फाइनल अकाउंट, आप बना लोगे। मैं अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का डेटा दे दूं, बोलूं था इनका भी हिसाब किताब बना लो, फाइनल अकाउंट, वो भी आप बना लोगे। अगर मैं आपको किसी बैंक का डेटा दे दूं, बोलूं जरा इनका सॉसी बनाओ, इनका बैलेंस शीट बनाओ, कोशिश भी नहीं करना, भी आपको आता कुछ भी नहीं आता उसके बारे में। बैंकों की बैलेंस शीट अलग किस्म की बनती है, उनका सॉसी अलग किस्म का होता है। क्यों? बैंक एक स्पेशलाइज्ड बिजनेस है। अब ये आप जानते हैं क्या उस कारोबार के बारे में? अगर मैं आपको किसी मुडारबा कंपनी का डेटा दे दूं और बोलूं जरा भाई इसका बना दो फाइनल अकाउंट, आप क्या बोलोगे? नहीं सर, ये तो स्पेशलाइज्ड बिजनेस है, जो लोग इस कारोबार को करते हैं वही समझते हैं, और आज तक हमने इसके बारे में कुछ भी नहीं सीखा हुआ। अगर मैं आपको इंश्योरेंस कंपनी का डेटा दे दूं और बोलूं बनाओ फाइनल अकाउंट, तो आपको अभी इंश्योरेंस कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता, ये भी एक स्पेशलाइज्ड बिजनेस है। इसी तरीके से लीज भी कौन है? स्पेशलाइज्ड बिजनेस। हर बिजनेस स्पेशलाइज नहीं होता, ठीक है ना सर? आपको क्या आता है सर? सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंस, नेट प्रॉफिट, ये आता है आप लोगों को, ठीक है? बैंक वाले बोल दिए हम तो सेल परचेज करते ही नहीं है, निकालो हमारा प्रॉफिट। अब सोचते रहो बैंक वाले किस किस किस्म की सर्विसेज देते हैं, उन सर्विसेज में कहाँ कहाँ उनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उस रेवेन्यू को कहते क्या है वो लोग, उस रेवेन्यू को कैसे दिखाते हैं, तो उनका भी अलग मामला है। इसी तरीके से बैंकों का मौजूद है बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस 1962। क्या आपने वो ऑर्डिनेंस पढ़ा हुआ है? कुछ नहीं पढ़ा हुआ, आपको तो पता ही नहीं है। आपने क्या पढ़ा हुआ है? कंपनी लॉ। आपको क्या पता है शेयर कैपिटल क्या होता है, अथराइज कैपिटल क्या होता है? ये चंद बेसिक बातें आपको पता है, इसके अलावा स्पेशलाइज्ड बिजनेस के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता। तो लेसर एक स्पेशलाइज्ड बिजनेस कर रहा है, एक ऐसा बिजनेस कर रहा है जिसको करने वाला ही समझता है। हर कोई उस बिजनेस को समझता भी नहीं है, और शायद उसे जरूरत भी नहीं है समझने की। अगर ये टॉपिक सिलेबस में नहीं होता, आप क्या बोलते हैं हमें क्या जरूरत है भाई लीज का कारोबार समझने की? इसी तरीके से बैंक का मामला भी सिलेबस में नहीं, आप कहोगे हमें क्या जरूरत है बैंकों का मामला सीखने के लिए? कि जब आगे जाओगे एडवांस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ोगे, उसमें आपको बैंकों की फाइनल अकाउंट भी सीखने, क्योंकि वहां पर प्रोटेंशियल रेगुलेशन जो बैंकों के हवाले से है पूरी पूरी आपके सिलेबस के अंदर मौजूद है। तो बहरहाल हमें लीज का काम सीखना है, जब लेसर का काम सीखेंगे बेटा। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देख लिया होगा बेटा कि आईकेप ने
FER1 में भी ओपन बुक पॉलिसी कर दी है, पता होगा आप लोगों को भी 2 दिन पहले ICAT में सर्कुलर निकाल दिया। तो अच्छा हुआ आप उस स्टेज से आगे बढ़ गए और आप FER2 में आ गए। FER2 में तो ओपन बुक पॉलिसी पहले से थी और यकीनन आप ओरिजिनल स्टैंडर्ड रीड करोगे जब भी आपको उसका बेनिफिट भी मिलेगा। ऐसे ही पूछ रहा हूँ क्योंकि आप FER1 पढ़कर आए हो, देकर आए हो और उम्मीद है सबका निकल भी जाएगा इंशाल्लाह। तो मैं पर्सनल ओपिनियन जो मैं बाद में शेयर करता हूँ आपसे पूछता हूँ, अगर मैं FER1 वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और ओपन बुक पॉलिसी आ चुकी है, क्या हमें उन्हें IFRS खुलवानी चाहिए? क्या हमें IFRS खोलकर उन्हें रीड करवाने चाहिए FER1 के बच्चों को? ठीक है बेटा, मेरी भी पर्सनल ओपिनियन वही है जो आप कहते हो। ठीक है, नंबर 1, एक तो वो आईए की एग्जेम्पशन लेकर आ रहा है, जो हकीकत है उसको मानो ना बेटा। आईए की एग्जेम्पशन, उसको डेबिट क्रेडिट भी नहीं पता और डायरेक्ट तुम उसे क्या पढ़ने के लिए दे दो? देखो, लैंग्वेज को सीखने के तरीके होते हैं। अभी उसको ABCD नहीं पता अकाउंटिंग की, आप उठा के डायरेक्ट उसे इंग्लिश में मास्टर्स वाली बुक थमा दो, तो वो बेचारा परेशान होगा, एंजॉय नहीं करेगा। वही बातें उसको बोलो ये स्टडी टेक्स्ट में लिखी हुई है, आसान अंग्रेजी में लिखी हुई है, जैसे आपने भी पढ़ के समझ लिया, तो किसी हद तक वो समझ के फिर भी खुश हो जाएगा। तो ये FER1 में इन्होंने बुक डाल तो दी है ओपन बुक पॉलिसी की, लेकिन मेरा नहीं ख्याल और जितने लोगों से मैं डिस्कस कर रहा हूँ कोई भी इस बात पे एग्री नहीं कर रहा है कि फिलहाल इस बुक को ओपन किया जाए, क्योंकि टीचर्स के लेक्चर्स प्लस उनके हैंड आउट प्लस पास पेपर और प्लस स्टडी टेक्स्ट इस काबिल है कि पेपर समझ में भी आ जाता है और निकल भी जाता है। हाँ, FER2 में क्योंकि ये मामला काफी अरसे से है और इस बार जो भी सीनियर मिलेगा समझदार, यकीनन जो मुझे फीडबैक मिला है बच्चों ने आगे दिया है, वो ये कह रहे हैं सर आखिर में टाइम बच गया था, हमने तो IFRS खोल खोल के कंफर्म किया है कि हमने जो आंसर लिखे हैं यहाँ पे कुछ थे थ्योरी वाले मामला, हमने IAS खोल खोल के कंफर्म कर लिया कि यहाँ पे हम जो लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं गलत लिख रहे हैं। तो FER2 में ये एडवांटेज आप बिल्कुल ले सकते हो। अब बेटा शुरू करना है हमें IFRS 16। कहा था मैंने कि ओपन बुक पॉलिसी है, IFRS की ओरिजिनल बुक आपको भी लेनी पड़ेगी, लेकिन फिलहाल वो बुक लेने की जरूरत नहीं है। IFRS 16 बेसिस, आप बेटा कोई भी स्टैंडर्ड पहली बार पढ़ रहा हूँ और आपको स्टैंडर्ड पढ़ने के आदाब नहीं पता, चल बातें समझा दूं। ये स्टैंडर्ड जो मेरे हाथ में है आपके हाथ में है, ये किसी पार्लियामेंट से अप्रूव नहीं है, ये किसी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पे नहीं निकले। मिस आज बेटा चलिए आ जाओ, सीख लो ना बेटा। मैंने कभी नॉलेज सिखाने में कंजूसी की है? पीछे भागता हूँ कि सिखाने के बाद भी आप जितनी बात पूछते हो, जब जब अवेलेबल हूँ आपके लिए जवाब देता हूँ ना, और थोड़ा मौका तो दो बोलने का यार। शुक्र करो मुझे गुस्सा नहीं आता। ठीक है सर, चलो बेटा, ये IAS की पहले एक लीगल हैसियत समझ लेना, ये किसी हमारे मुल्क के प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे नहीं निकले हुए, पार्लियामेंट से अप्रूव नहीं है। तो सर फिर हम पढ़ते क्यों हैं? ये बेसिकली वर्ल्ड में कमेटी बनी हुई है IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, उसके अप्रूव करना है। बोर्ड प्रोफेशनल अकाउंटेंट ने मिलकर बनाया। इस बोर्ड की बहुत सारे मेंबर कंट्रीज हैं, पाकिस्तान इज वन ऑफ देम। जो भी कंट्री इस बोर्ड का मेंबर बनेगा उसके लिए लाजमी है कि वो अपने मुल्क में IFRS वाली अकाउंटिंग कराए, जो इसमें लिखा हुआ है उसके मुताबिक काम करवाए। अब क्योंकि दुनिया के 190 से ज्यादा मुल्क उस बोर्ड के मेंबर हैं, तो दुनिया की बेशतर कम कंट्रीज में IFRS वाली अकाउंटिंग हो रही है, पाकिस्तान भी उनमें से एक है। हम लोग जो IFRS पढ़ रहे हैं, ये SCCP अप्रूव करती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, कि कौन कौन से IFRS पाकिस्तान में एप्लीकेबल होंगे और कब से एप्लीकेबल होंगे। अब क्योंकि किसी पार्लियामेंट से अप्रूव नहीं है, किसी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पे नहीं आए, तो आपने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पढ़ा,
आपने कंपनीज एक्ट पढ़ा, उसमें एक बात कॉमन थी, आप बात करते थे सेक्शन, सेक्शन 1 ये कहता है, सेक्शन 2 ये कहता है, सेक्शन 3 ये कहता है। ये सेक्शन नहीं है, इनके अंदर जो बातें लिखी हुई हैं उनको हम कहते हैं पैराग्राफ। इनको पैराग्राफ के रेफरेंस से पढ़ा जाता है कि पैरा 1 निकालो, पैरा 2 निकालो, पैरा 4 में ये लिखा हुआ है, पैरा 5 में ये लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, तो इनको पैराग्राफ के नंबर से आपको चीजों को रिटेन अगर करना चाहो तो करना होगा। सेकंड, आईएएस बनाने वाले जब भी आईएएस बनाते हैं उसके लिए ऐसा नहीं होता आज सोचा कल आईएएस बन गया, महीनों सालों डिस्कशंस होते हैं, फिर कहीं जाकर अकाउंटिंग का कोई नया स्टैंडर्ड बन के सामने आता है, महीनों सालों बाद। महीनों सालों तक वो जो भी डिस्कशन करते हैं, जिसकी बुनियाद पर रूल्स बनाते हैं, उसे कहते हैं बीसी। क्या कहते हैं? बीसी, बेसिस ऑफ कंक्लूजन्स। यानी आईएएस बनाते वक्त जिन बातों को कंक्लूड किया गया उस कंक्लूजन की बेसिस क्या थी। थोड़ी सी एग्जांपल देता हूं। 2005 से पहले लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड आईएएस 2 का एक रिकमेंडेड मेथड था, लोग उसे फॉलो करते थे, आईएएस में रिकमेंडेड था। 2005 में कुछ सोच के बोर्ड ने लीफो को हटा दिया। मान लो मैं भी प्रोफेशनल अकाउंटेंट और आप भी प्रोफेशनल अकाउंटेंट, ठीक है, जहन में आ रहा है या लीफो तुमने क्यों हटा दिया भाई, ऐसा क्या तुम्हारे दिमाग में बात आई थी? तो उन्होंने आईएफआरएस के अंदर एक हेडिंग बनाई बीसी, वहां पे लिखा हुआ है 39 रीजन। कितने? 39 रीजन वाई लीफो हमने अब आईएएस से हटा दिया। क्या उस पर आर्ग्यूमेंट आए थे, किन क्या सोच के हटा दिया? अब वो बातें आपकी किसी काम की नहीं है, क्या सोचा क्या नहीं सोचा, लेकिन वो बातें आईएफआरएस में लिखी हुई है। मैंने आपको कहा था जब आप आईएफआरएस की पूरी किताब परचेज करोगे वो आपको 5 किताबों का सेट मिलेगा। कहा था मैंने आपको 5 किताबों का सेट, उनमें से 3 किताबें पेपर में लेके जानी है, बाकी 2 किताबें घर पे छोड़ के जानी है। उनमें बीसी दिया हुआ है, बेसिस ऑफ कंक्लूजन्स। आईएएस क्या सोच के बनाएंगे, वो आपके किसी काम की बातें नहीं है। अगर कोई बीसी पढ़ेगा उसमें पता है कहाँ क्या 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 लिखा हुआ, जब मैं पढ़ता हूँ बड़े अच्छा लगता है कि ऐसी बातें भी लिखते हैं वो लोग, घबराते नहीं है। ऐसे लिखा हुआ था ये आईएएस बनाने में ये 12 प्रोफेशनल इन्वॉल्व हुए, इस बात पर झगड़ा आ गया। मिस्टर माजिद ने बोला अगर इस बात को तुम लोगों ने अप्रूव करा मैं कमेटी से विड्रॉ करता हूं, और बोला मैं इस बात पे इस हद तक इख्तिलाफ करता हूं कि अगर ये बात ऐसी तुम लोगों ने अप्रूव करी, मेरा नाम भी छापा ना इसके अंदर कि मैं इन्वॉल्व था, तो मैं आप पे केस कर दूंगा। मैं इस हद तक इख्तिलाफ करता हूं। लेकिन बाकी 11 मेंबर उस पर एग्री थे, लिहाजा हमने उस बात को एग्री कर लिया। तो ये कोई परफेक्ट नहीं बने हुए, इख्तिलाफ होते हैं सबके, इंसान के हाथ का बना हुआ कानून है, परफेक्ट कैसे हो सकता है? यानी इस वक्त मेरी आपकी समझ में जो आया अच्छे से अच्छा आया, हमने उस पर लिख दिया, मेजोरिटी ने उसको अप्रूव कर दिया, मेरा भाई चल गई बात हम लोगों की। लेकिन इनमें कमी बेशियां होती हैं जब भी इनको बार बार रिवाइज किया जाता है, या आगे जाके ऐसे हालात सामने आ जाते हैं, ऐसी सिचुएशन सामने आ जाती हैं जिससे ये कॉप अप नहीं कर पाते, तो इनको अपडेट करना पड़ता है। आईएएस बनाने वाले जब आईएएस बनाते हैं उनके दिमाग में बहुत सारी नई नई बातें घूम रही होती हैं। मिसाल दे रहा हूँ, लीज मेरे जहन में क्या रहा है, पता नहीं क्या होती है यार, लेसर पता नहीं कौन होता है, लेसी पता नहीं कौन होता है, फाइनेंस लीज पता नहीं कौन होता है, ऑपरेटिंग लीज पता नहीं क्या होता है। तो आईएएस बनाने वाले जब भी आईएएस बनाते हैं उसमें नई नई जो टर्म्स होती हैं पहले उसको वो डिफाइन करते हैं, वरना पता है क्या होगा, मैं बोलूंगा एप्पल, आपके दिमाग में आएगा ऑरेंज। अगर तो मैं एप्पल की अकाउंटिंग सिखा रहा हूं और आप ऑरेंज समझ के उसको एप्पल की अकाउंटिंग समझ रहे हो, आ रही बात समझ में? तो आईएएस के अंदर डेफिनेशंस भी दी जाती हैं, 2-2, 3-3 पेज की डेफिनेशन दी जाती हैं, उन वर्ड को समझाया जाता है जो आईएएस के अंदर आपके इस्तेमाल में आने वाले हैं। आईएएस भी आपके सिलेबस में है, आईएफआरएस भी आपके सिलेबस में है, ठीक है। आईएएस जब बनते थे उन्हें लिखने के तरीके में एक फर्क था। जब आईएएस बनते थे डेफिनेशन शुरू के पेजेस में लिखी जाती थी, और जो आईएफआरएस नए नए बन रहे हैं
उसमें डेफिनेशन आखिर के पेजेस में लिखी जाती है। तो हम जो आईएफआरएस पढ़ने जा रहे हैं इसमें आपको डेफिनेशन आखिरी 3 पेजेस में नजर आएंगी। जब हम आईएएस पढ़ेंगे लाइक आईएएस 37, आईएएस 10, 38, उनमें डेफिनेशन शुरू के पेजेस में होंगी। आज क्योंकि आप पहली बार सही तरह आईएफआरएस पढ़ ही रहे हो, तो आज मेरा दिल करता है कि आईएफआरएस का मतलब भी आप सही तरह समझ ही लो। जब आप कहते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के तहत बनती हैं, तो आपका जो सिलेबस है वो हमें आईएफआरएस का मतलब क्या सिखाता है? वो कहते हैं 3 चीजें हैं जिनको आज के दौर में आईएफआरएस कहा जाता है। नंबर 1, अकाउंटिंग का जितना कानून आईएफआरएस के नाम से बन रहा है वो सब हमारे लिए कौन है? कौन है? आईएफआरएस। अकाउंटिंग का जितना लॉ आईएफआरएस के नाम से बन रहा है वो सब कौन है? आईएफआरएस। इसमें कोई शक नहीं है। अकाउंटिंग का जितना कानून आज तक आईएएस के नाम से बन चुका है उनका ओरिजिनल नाम क्या है? आईएएस। लेकिन अब उन्हें भी क्या माना जाता है? आईएफआरएस। जब आप कहते हो ना कि मैं आईएफआरएस के मुताबिक काम करता हूं, मतलब आईएएस के मुताबिक भी करता हूं, वो भी अब आईएफआरएस है। तीसरा नाम बताना जरूरी है, सिलेबस में है, वो है बेटा इफ्रिक, जिसका पुराना नाम था एसआईसी। आपके सिलेबस में एक इफ्रिक भी है, इफ्रिक 1 मैंने पढ़ाना है। एक एसआईसी भी है, एसआईसी 32 मैंने पढ़ाना है, वो भी आईएफआरएस है। सर ये होते क्या है, समझा देता हूं। जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनकर इंप्लीमेंट हो जाते हैं, ठीक है, तो उसका एक प्रोसेस सुन लेना। कमेटी महीनों की मीटिंग के बाद एक प्रपोजल बनाती है, ड्राफ्ट। एसआईएस हम चाह रहे हैं बनाना। उस ड्राफ्ट को बना के तमाम मेंबर कंट्री को सर्कुलेट कर देते हैं। हर मेंबर कंट्री में जो भी प्रोफेशनल बॉडी है, पाकिस्तान में आईकैप, आईसीएम है, इनके पास वो ड्राफ्ट आता है। वो ड्राफ्ट पे ओपिनियन मांगी जाती है, सजेशंस मांगी जाती है। आईकैप वो ड्राफ्ट अपने तमाम मेंबर्स को सर्कुलेट कर देता है। उसमें बोलता है भाई ये नया आईएएस बन रहा है, आप भी पढ़ लो, समझ लो। अगर इस बारे में आपके कोई एतराजात हैं या आप कोई सजेशन देना चाह रहे हो, आप आईकैप को भेजो। ज्यादातर लोग प्रैक्टिकल लाइफ में क्या बोलते हैं? साइड में करो भाई, टाइम नहीं है पढ़ने का। ठीक है, कुछ फुर्सत में होते हैं, पढ़ लेते हैं, आईकैप को सजेशंस दे देते हैं। सबकी सजेशंस आने के बाद आईकैप उनको कंपाइल करता है, अपनी सजेशन देता है, और आईकैप अपने पैनल पर कुछ सजेशन वहां भिजवा देता है। पूरी दुनिया से सजेशंस आ गई, उनको इवेल्युएट किया जाता है। कोई बात सही लगती है तो आईएएस में डाल दिया जाता है, कोई एतराज सही लगता है उस चीज को हटा दिया जाता है। फाइनली फिर उस आईएएस को अप्रूव कर दिया जाता है। अब आपकी समझ में आ गया होगा, आईएएस बनना दिनों का काम नहीं है। इस सारे प्रोसेस में महीनों और सालों लग जाते हैं, फिर कहीं जाके आईएएस सामने आता है। अल्लाह अल्लाह करके एक आईएएस बना, इंप्लीमेंट हो गया। अब वो इंप्लीमेंट तो हो गया, लोगों ने उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस्तेमाल करते 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 कोई नई डेवलपमेंट आ गई। अब लोग आईएएस में ढूंढ रहे हैं इस बारे में कहाँ लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ नहीं है। सिंपल एग्जांपल, किसी दौर में आईएएस 38 इंटेंजिबल एसेट बना। जिस वक्त इंटेंजिबल एसेट बना, दुनिया में वेबसाइट नाम की कोई चीज नहीं होती थी। वेबसाइट आजकल तो कॉमन चीज है ये। लेकिन जब आईएएस 38 बन गया, इंप्लीमेंट हो गया, चल गया, बाद में दुनिया में वेबसाइट डेवलप हुई, लोगों ने सवाल उठाया वेबसाइट की नेचर क्या है? जवाब मिला इंटेंजिबल एसेट। फिर लोगों ने बोला अगर ये इंटेंजिबल एसेट है तो वेबसाइट की पूरी अकाउंटिंग आईएएस 38 को सिखानी चाहिए। अब आईएएस 38 खोलते हैं, वो क्या बोलता है वेबसाइट होता है क्या है, मुझे क्या पता। उस वक्त वेबसाइट नाम की चीज कोई नहीं थी। अब अगर वेबसाइट की अकाउंटिंग सिखाने के लिए आईएएस 38 को रिवाइज करने बैठोगे, फिर वो पूरा लीगल प्रोसेस, फिर आईएएस बनाओ, दुनिया में फैलाओ, दुनिया भर से एतराजात समेटो, फिर वो लंबा काम। क्या करते हैं ये लोग? ये कहते हैं हमने अपनी एक इंटरप्रिटेशन कमेटी बनाई है, वो कमी बेशी जो आईएएस में रह गई है हम उसकी अलग से इंटरप्रिटेशन दे देंगे, इस मामले में क्या किया जाए। वो इंटरप्रिटेशन
मुख्तलिफ नामों से आती है। पहले उसका नाम था SIC, स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी। वो अपनी इंटरप्रिटेशन देती थी इस बारे में, ऐसा कर लो। अब नाम बदल गया क्योंकि अब IFRS हो गए। अब बन गए, क्या बन गए? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी, इफ्रिक। अब आजकल जो इंटरप्रिटेशन आ रही है वो इफ्रिक के नाम से आ रही है। इफ्रिक 1 डिसमेंटलिंग कॉस्ट, वो आपके सिलेबस में है। SIC 32 वेबसाइट कॉस्ट, वो भी जब आपके सिलेबस में। तो जब आप कहते हो ना बेटा मैं IFRS के मुताबिक अकाउंटिंग करता हूं, तो दिमाग में लॉक कर लो, आपके दिमाग में ये 3 चीजें चल रही हैं। IFRS क्या होता है? इन 3 चीजों को कहा जाता है। जब आप IFRS की बुक परचेज करोगे, उसके इंडेक्स को देखोगे, इंडेक्स ऐसा बना हुआ है, IFRS 1 से लेकर 17 तक खत्म। नीचे लिखा हुआ है IS 1 से लेकर 41 तक खत्म। फिर लिखा हुआ है SIC 1 से लेके यहाँ तक। फिर लिखा हुआ है इफ्रिक 1 से लेके यहाँ तक। तो जितने इफ्रिक बने, जितने SIC बने, जितने IS बने, जितने IFRS बने, उन सबको मिलाओ तो क्या बनता है? IFRS बनता है। समझ में आ रहा है सबके बेटा? इन सब के मुताबिक आपको अकाउंटिंग करना सीखनी है। इनमें से कुछ IS आप FR 1 में पढ़ चुके हो, उनके मुताबिक रिपोर्टिंग आप सीख चुके हो। कुछ IAS और IFRS और इफ्रिक कहाँ पढ़ोगे? FAR 2 में। थोड़ी रिपोर्टिंग आपको और अच्छी आ जाएगी। जो थोड़े बहुत और काम के होंगे कहाँ पढ़ लेना? फाइनल में। एक बात बता दूं, बच्चे ये समझते हैं शायद हमें थोड़े थोड़े करके सारे IFRS पढ़ने, नहीं। ICAP कहता है हम सिलेबस में सिर्फ उन IFRS को पढ़ाते हैं जिनकी आगे जाके प्रैक्टिकल लाइफ में जरूरत पड़ती है। आप खुद सोचो, जितना आपने पढ़ा वो समझाता हूँ। कोई इस तरह बोले मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, IS 2 मैंने नहीं पढ़ा, तो मजा नहीं आएगा। यानी उसको इन्वेंटरी की वैल्यू निकालनी नहीं आती है, तो वो किस कंपनी में काम करने के काबिल है? कोई इस तरह बोले या मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मुझे डेप्रिसिएशन के बारे में नहीं पता, तो अजीब सा लग रहा है ना बेटा। मतलब ये कॉमन यूज के IS है। तो वो चीजें जिनकी आगे जाके प्रैक्टिकल लाइफ में जरूरत ज्यादा पड़ती है, वो चीजें सिलेबस के अंदर मौजूद है। और कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड IS है, वो प्रैक्टिकल लाइफ में कभी कभी किसी किसी को जरूरत पड़ती है, तो फिर वो आपके सिलेबस का पार्ट भी नहीं है, ना अभी पढ़ने ना उसको फाइनल में पढ़ना है। अब जो क्वालिफाई कर गया और किसको वो स्पेशलाइज IS की जरूरत पड़ी, तो जिसने यार 20-25 IS पढ़े हुए होंगे, क्या वो एक दो खुद नहीं पढ़ सकता? हरी बात समझ में सबके? चलो बेटा, हमें भी अब सबसे पहले डेफिनेशन पढ़नी है। स्टैंडर्ड के आखिरी पेजेस में आ जाए, और आखिरी 3 पेजेस पे वर्ड आ रहा है अपेंडिक्स A, डिफाइंड टर्म्स। सारी डेफिनेशन नहीं पढ़नी है, कुछ कुछ पढ़नी है कि हमारा काम आगे बढ़े। सबसे पहले सर हम लोग लीज का स्टैंडर्ड पढ़ने के लिए जमा हुए। ये लीज आखिर होती क्या चीज है? तो सबसे पहले लीज की डेफिनेशन, जो इस टॉपिक का नाम है, डेफिनेशन का पहला पेज देखें। पहले पेज में सेकंड लास्ट डेफिनेशन आ रही है, लीज। मिल गया भाई सबको? चले भाई देखते हैं लीज क्या चीज है। अ कॉन्ट्रैक्ट और पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट that convey the right to use an asset, the underlying asset, for a period of time in exchange for consideration। हाँ बेटा और से देखो, लीज इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ये लिखा हुआ है। लीज एक कॉन्ट्रैक्ट का नाम है। तो क्या मतलब है? हम लोग क्या यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग सीखने के लिए आए? बिल्कुल। एग्जाम के सवाल कैसे होते हैं? आपको एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट दे देगा, AB और XY कंपनी के दरमियान ये तय पाया, बस जो तय पाया वो कॉन्ट्रैक्ट आपको दे देगा, आपसे बोलेगा इसकी अकाउंटिंग करके दिखाओ। अब चाहे वो लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ ले, चाहे वो लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो कहता है लीज एक कॉन्ट्रैक्ट का नाम है। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर राइट टू यूज एन एसेट कन्वे कर दिया जाता है। कन्वे, हम अपना एसेट किसी को करने का राइट कन्वे कर देते हैं। राइट टू यूज, हमारा एसेट, जाओ तुम्हें इजाजत है जाके इस्तेमाल करो, लेकिन ये इजाजत जिंदगी भर की नहीं देते। आगे क्या लिखा हुआ है? फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये इजाजत
कुछ खास टाइम पीरियड के लिए होती है। मान लो मैंने कहा यार हम मशीनें खरीद के दे देंगे, 5 साल आप इस्तेमाल कर लो, 5 साल पीरियड ऑफ टाइम। उस पीरियड को इस आईएएस में आगे जाके नाम दिया जाएगा लीज टर्म। क्या कहते हैं? लीज टर्म। टर्म समझो ना, टर्म, साल, मुद्दत, ड्यूरेशन। आपका लीज का कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइम का हुआ है, और ये राइड फ्री में भी नहीं दूंगा, ये राइड पैसों के बदले दूंगा। तो डेफिनेशन में लिखा हुआ है लास्ट लाइन, इन एक्सचेंज फॉर कंसीडरेशन। लॉ आप सबने पढ़ा हुआ है, कंसीडरेशन क्या होती है मुझसे भी बेहतर आप जानते हो बेटा। ठीक है सर। अब बात क्या बनी? लीज एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पार्टी अपने एसेट को यूज करने का राइट आपको दे देती है। ये राइट कुछ टाइम पीरियड के लिए दिया जाता है और कुछ कंसीडरेशन के अगेंस्ट दिया जाता है। तो हम यहाँ पे बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग करने के लिए जमा हुए। बोल रहा हूं, डरना नहीं है। जब हम कहते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग, ये दुनिया, अच्छा सर, इन टर्म्स एंड कंडीशन पे कॉन्ट्रैक्ट करेंगी ये किसी को नहीं पता होता। यानी हर बार एक नया कॉन्ट्रैक्ट सवाल बन के सामने आ जाएगा। अच्छी बात क्या है, ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ कॉमन बातें होती हैं। मिसाल दे रहा हूं, कितने पैसों में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, हर महीने कितने पैसे देने होंगे, कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कितना इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। ये वो कॉमन बातें हैं जो आपको तकरीबन हर कॉन्ट्रैक्ट में नजर ही आएंगी। तो लीज एक कॉन्ट्रैक्ट का नाम है जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को एसिड यूज करने का राइट दे देती है एक खास ड्यूरेशन के लिए और कुछ खास कंसीडरेशन के अगेंस्ट। जो पार्टी ये राइट देती है उसे हम कहते हैं लेसर, और जो ये राइट लेता है उसे हम कहते हैं लेसी। तो हमें इस आईएएस में लेसर की अकाउंटिंग भी सीखनी है और लेसी की अकाउंटिंग भी सीखनी है। चलो बेटा आगे चलते हैं। इसके बराबर वाले पेज पे आ जाओ। वर्ड आ रहा है सिस्टम, मिल गया? लीज टर्म में लिखा हुआ है द नॉन कैंसिलेबल पीरियड फॉर विच द लेसी हैज द राइट टू यूज द अंडरलाइंग एसेट। अच्छा ये बार बार वर्ड आ रहा है अंडरलाइंग अंडरलाइंग अंडरलाइंग, समझ पा रहा हो ना? अंडरलाइंग किसको कहते हैं जी? हाँ, जिस चीज का आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, मिसाल दे रहा हूं, मैं क्लास में इस वक्त बहुत सारे बच्चे बैठे हैं। मान लो इसका नाम मैं जानता हूँ, शहजाद नाम है इस बच्चे का, मैं इसके बारे में कहना चाह रहा हूँ। इसका बोलूंगा कि भाई ये बच्चा हमेशा टाइम पर आता है। अगर नाम ना लूं, इसका बोल दूं अंडरलाइंग स्टूडेंट, मतलब जिस बच्चे के बारे में बात की जा रही है। इसी तरह मैं एक गाड़ी आपको लीज पे दे रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाएगा अंडरलाइंग एसेट, इस गाड़ी की बात हो रही है। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट में एसेट इन्वॉल्व है उसको कहते हैं अंडरलाइंग एसेट। वो कहते हैं लीज टर्म वो पीरियड होता है जिसके अंदर हम किसी एसेट को यूज करने का राइट किसको दे देते हैं? लेसी को दे देते हैं। आगे कुछ और भी लिखा हुआ है टुगेदर विद, उसको फिलहाल छोड़ दो। ठीक है, एक मेरी मजबूरी समझना बेटा, आप आईएफआरएस पहली बार पढ़ रहा हूँ और मैंने उठाया टेक्निकल स्टैंडर्ड। मैं आपको सेल परचेस नहीं सिखा रहा, एक नया कारोबार सिखाने के लिए आया हूँ। अब नए कारोबार को सिखाने के लिए सारी मुश्किल बातें अगर एक साथ कर दूंगा तो पता है क्या होगा, बजाय एंजॉय करने की क्या बोलोगे, सर को पढ़ाने नहीं आता। ठीक है सर, तो गलती मैं क्या कर गया, सारी मुश्किल बातें एक साथ कर गया, वो मैं करना नहीं चाहता और ना मैं इतने बेवकूफ हूं ऐसा करूंगा। ठीक है सर, तो थोड़ा थोड़ा करके इसको सीखो ताकि बेस आराम आराम से बनती जाए। चलो भाई, इसमें वर्ड आ गया लेसी होता है, और सर ने पहले ही बता दिया लेसी कौन होता है? जो यूज करने का राइट लेता है। वो राइट एक खास टाइम पीरियड के लिए लेगा, उसे हम इस आईएएस में क्या नाम दे देंगे? लीज टर्म, लीज का ड्यूरेशन। ठीक है सर जी, हो गया यहां तक? अब जरा आ जाओ एक और वर्ड पे। इसी के नीचे एक वर्ड आ रहा है लेसी, मिल गया? एन एंटिटी that obtain the right to use an underlying asset for a period of time in exchange for consideration। समझ में आ रहा होगा? वो पार्टी जो एसेट को यूज करने का राइट ले रही है वो लेसी है। इसी के नीचे वर्ड आ रहा है लास्ट, लेसर।
an entity that provide the right to use an underlying asset for a period of time in exchange for consideration. वो आपके लिए क्या बन गया? लेसर बन गया. ठीक है सर. अब आ जाओ बेटा दो काम के वर्ड पे. पहली बात, एक वर्ड फाइनेंस लीज. ये क्या होता है? डेफिनेशन के पहले पेज पे आ जाओ. डेफिनेशन का पहला पेज, फाइनेंस लीज. मिल गया सबको? आ लीज डेट ट्रांसफर substantially all the risk and reward incidental to ownership of an underlying asset. फाइनेंस लीज एक ऐसी लीज को कहा जाता है जिसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप वो आप लेसी पे डाल देते हो, लेसी पे ट्रांसफर कर देते हो. यानी एक ओनर के जो रिस्क हैं, एक ओनर के जो रिवॉर्ड हैं सब्सटेंशियल बड़े बड़े, वो किस पे चले गए? वो लेसी पे. जो इस्तेमाल करेगा वो ओनर वाला रिस्क भी बर्दाश्त करे, वो ओनर वाला रिवॉर्ड भी बर्दाश्त करे. अब कौन सा रिस्क कौन सा रिवॉर्ड अभी लंबी बात करूंगा इस पे. फिर ऑपरेटिंग लीज कौन होती है सर? डेफिनेशन के लास्ट पेज पे आ जाओ. डेफिनेशन के लास्ट पेज पे आ जाओ. ऑपरेटिंग लीज, a lease that does not transfer substantially all the risk and reward incidental to ownership of an underlying asset. ऑपरेटिंग लीज एक ऐसी लीज होती है जिसके अंदर रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप वो लेसी पे ट्रांसफर नहीं होते. फिर किस पर होते हैं? लेसर पर होंगे. कोई तो बर्दाश्त करेगा ना यार. चले अब जरा हमें बेटा पहले इन दो वर्ड को आराम से समझना है. इस आईएएस में बताया गया है लीज की दो टाइप होती है. आप अगर अकाउंटिंग की डिफरेंट किताबें उठाओ, किताबें स्टडी टेक्स्ट नहीं किताबें उठाओ, तो उसके अंदर लीज की आपको 20-25 टाइप्स मिलेंगी. ये वाली लीज, ये वाली लीज, ये वाली लीज, ये वाली लीज, ये वाली लीज. ठीक है. आईएएस बोलता है अपनी मर्जी से नाम बनाते जाओ, मुझे इससे क्या. मैं तो खाली लीज को कितने नामों से जानता हूँ? दो नामों से. आईएएस के मुताबिक दो किस्म की लीज होती है. एक फाइनेंस वाली लीज, एक ऑपरेटिंग वाली लीज. यानी एक फाइनेंस वाला कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक ऑपरेटिंग वाला कॉन्ट्रैक्ट होता है. पहले वर्ड फाइनेंस को समझ लो. फाइनेंस आसान करके समझा रहा हूं. इंटरेस्ट वाली लीज, फाइनेंस चार्ज. इंटरेस्ट वाली लीज. ऑपरेटिंग लीज जिसमें एसेट सिर्फ ऑपरेट करने के लिए, इस्तेमाल के लिए दिया जाता है, किराए पर दिया जाता है. तफसील आराम से सीख लेना. फाइनेंस इसकी अकाउंटिंग हमें अलग पढ़नी है, ऑपरेटिंग की अलग पढ़नी है. बेसिक जस्ट आइडिया मैंने बोल दिया. लेकिन वर्ड इस्तेमाल हुआ है फाइनेंस लीज एक ऐसी लीज होती है जिसके अंदर सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप वो लेसी के ऊपर चले जाते हैं. और ऑपरेटिंग लीज एक ऐसी लीज होती है जिसमें सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप लेसी पे नहीं होते, वो लेसर अपने ऊपर रखता है. ठीक है सर. जरा मजाक में समझना बात को. आज आप एक नई गाड़ी लेकर कॉलेज आए हो. किसी अच्छे दोस्त ने बोला, जो आपका मान लो फैमिली फ्रेंड भी है, सर चाबी देना. आपने चाबी दे दी. सिर्फ इतना पूछा कब तक आ जाओगे? उसने कहा अभी आया 1 घंटे में. चाबी दी, वापस आ गया, बात खत्म हो गई. एग्जाम्पल बदल देता हूँ. चाबी देना यार, नई गाड़ी की ट्राई लेकर आता हूँ. आपने चाबी दी. उस आपने पूछा भाई कब तक आ जाओगे? उसने कहा अभी आया 8-10 साल में. बात समझो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, अभी बात खत्म नहीं हुई. आपने बड़ी अक्लमंदी से चंद जुमले बोले. आपने कहा आराम से आना, एक काम कर लेना, 8-10 साल की इंश्योरेंस आप ही करवा लेना. 8-10 साल के रनिंग खर्चे आप ही बर्दाश्त कर लेना. 8-10 साल तक इसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी आप ही करवा लेना. और 8-10 साल तक
इस गाड़ी से जो फायदे उठाने भाई वो आप ही उठा लेना। बात सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ? सही कर रहा हूँ ना यार। जब आप किसी की चीज 8-10 साल इस्तेमाल करने के लिए मांगोगे तो वो रिस्क अपने ऊपर क्यों रखेगा? फिर आपने चंद जुमले और जोड़ दिए। आपने कहा गाड़ी चोरी हो जाए ना, मुझे नहीं बताना, मुझे दूसरी गाड़ी दे देना या इसके इतने पैसे दे देना। बात सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ? अगर वो गाड़ी 1 घंटे के लिए मांगता, क्या मुझसे इतनी बातें करते? कभी भी नहीं करते। लेकिन जब वो गाड़ी इतने ज्यादा सालों के लिए मांग रहा है तो आपको यही बातें अब सही लग रही है। बस यही कुछ बातें हम भी करने जा रहे हैं। रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप। लेसी पर है या लेसर पर, हमें कॉन्ट्रैक्ट में ये देखना पड़ता है। बनाते हैं एग्जांपल। मैं पहुंचा किसी लीजिंग कंपनी के पास, उन्हें जाके बोल रहा हूँ सर हमें अपनी फैक्ट्री के लिए कुछ नई मशीनें लीज पे चाहिए, तो इस हवाले से बातचीत करनी थी। उन्होंने कहा बैठे बातचीत करते हैं। उनका पहला सवाल, IFRS 16 पढ़कर आए हो? मान लो मुझे नहीं आता, मैंने ऐसे ही बोला ये IFRS क्या होता है, और 16 तो मुझे बिल्कुल नहीं पता क्या होता है। अब मान लो उसने गुस्से में ऐसे बोला, लीजिंग कंपनी के आदमी ने, यार लोग IFRS 16 पढ़ते नहीं है, मुंह उठा के चले आते हैं ऐसे लीज पे मांगने के लिए। अब गुस्सा तो मुझे ऐसा आ रहा है, क्या करूंगा? मैंने फिर भी हंस के बोला भाई तुम ऐसी क्या बातें बोलने वाले हो जिसको समझने के लिए IFRS 16 पढ़ना पड़ेगा? उसने कहा ऐसे लीज पे मांगने आए हो ना? मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल। कह रहा है अब मैं जो भी बोलूंगा तुम्हारी समझ में ही नहीं आएगा। अगर तेरा मैं भी तो सुनूं कि मैं एक बिजनेसमैन, तुम ऐसा क्या बोलने वाले हो मेरी समझ में नहीं आएगा। मैंने कहा बोलो। मैं छोटी फिगर से बात बता रहा हूँ, इम्तिहान में सवाल बड़ी बड़ी मिलियंस की फिगर्स के आते हैं। उसने ऐसे बोला तुम जो मशीन लीज पे मांगने के लिए आई वो 10 लाख रुपए की है, हम 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देंगे लेकिन इंटरेस्ट के साथ तुमसे 12 लाख रुपए लेंगे। मैंने कहा चलो समझ में आती है बात। उसने बोला 10% का इंटरेस्ट होगा इस कॉन्ट्रैक्ट में। मैंने कहा चलो समझ में आती है बात। उसने कहा ये मशीन आपको हम 10 साल इस्तेमाल करने के लिए दे सकते हैं। मैंने कहा 10 साल बहुत है, और बोलो। उसने कहा 10 साल के दौरान मशीन की जितनी रनिंग कॉस्ट है, लाइक बिजली के बिल, पार्ट्स वगैरह जो टूट जाए, सब तुम्हें लगवाने पड़ेंगे। मैंने कहा लगवा लेंगे यार। कह रहा है मशीन को प्रॉपर वर्किंग हालत में रखने के लिए इसके ऊपर मेंटेनेंस का पैसा भी तुम्हें खर्च करना पड़ेगा। मैंने कहा वो भी कर लेंगे। कह रहा है मशीन जल ना जाए, चोरी ना हो जाए, इंश्योरेंस करवाना भी तुम्हारी जिम्मेदारी में होगा। मैंने कहा इंशाल्लाह इंश्योरेंस भी करवा देंगे। उसने फिर अब कुछ टेक्निकल बातें बोली। उसने कहा देख लो 10 साल के लिए लेके जा रहा हूँ मशीन, अगर 10 साल के अंदर कोई ऐसा वक्त आ गया कि मशीन तुम आइडल करके बैठ गए, आइडल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पास रोते हुए नहीं आना। तो मशीन इस्तेमाल तो हो नहीं रही, आप पैसे फिर भी लिए जा रहे हो, हम पैसों में कोई कमी नहीं करेंगे, हमें हमारे पैसे पूरे पूरे वापस चाहिए। मैंने कहा बेफिक्र रहो, मैं रोता बनी आऊंगा आपके पास। ये बात भी समझ में आ रही है? फिर उसने एक तो टेक्निकल बात बोली। उसने कहा 10 साल के लिए नई मशीन खरीद के दे रहा हूँ, मुमकिन है, मुझे भी नहीं पता, मुमकिन है 10 सालों के अंदर इसका नया मॉडल मार्केट में आ जाए जो इससे बहुत बेहतर हो। और आगे तुम बोलो सर नया मॉडल इतना अच्छा आ गया है, अब ये मशीन तो लोग बोलते हैं पुरानी फटफुदा ऑब्सोलीट हो गई है, और इस जैसी नई मशीन, इस जैसी नई मशीन जो तुम्हारे पास है, इस जैसी मशीन मार्केट में 4-4 लाख की नहीं मिल रही है, तो मैं तुम्हें किस बात के 12 लाख रुपए भर रहा हूँ? जब ऐसी नई मशीन 4 लाख की मिल रही है, तुम मुझसे किस बात के 12 लाख रुपए ले रहे हो? विच मीन्स अगर ये मशीन ऑब्सोलीट हो गई, इसकी वैल्यू गिर गई, तो ये नुकसान मुझ पे मत डालना भाई। लेस्टर कह रहा है ये नुकसान लेसी भाई तुम बर्दाश्त करना और मुझे मेरे 12 लाख पूरे देना। ने कहा ऑब्सोलीट हो गया वो नुकसान भी मेरे पे। ने कहा चलो भाई समझ में आ गई बात, और आगे बोल भाई। उसने फिर बोला 10 साल के दौरान मशीन से जितना कमाना है कमाओ, हम आप किसी मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ने कहा मैं करने भी नहीं दूंगा। उसने कहा समझ में आती है बातें? मैंने कहा हाँ। अब मैंने उससे पूछा वो कौन सी टेक्निकल बात है जिसके लिए IFRS पढ़ के आना था? क्योंकि जो बातें तुमने बोली हैं वो तो सब मेरी समझ में आ गई है। चलो भाई अच्छी बात है। मैंने कहा अभी के अभी कॉन्ट्रैक्ट करो। उसने फॉरन लीगल पेपर मंगवाए, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करवाया, डॉक्यूमेंट साइन करवाए, क्या बोला
इंशाल्लाह मशीन खरीद के 1 हफ्ते में आपको भिजवा देंगे। अब मैं फैक्ट्री अपने ऑफिस में आ गया, आकर बैठा था, हमारे अकाउंटेंट साहब आ गए। सर वो आप लीजिंग कंपनी गए थे बातचीत करने, क्या हुआ? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह सब बातचीत बन गई, कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया। उन्होंने फौरन ही सवाल पूछा, सर कौन सा कॉन्ट्रैक्ट किया? फाइनेंस लीज वाला, ऑपरेटिंग लीज वाला? अब जैसे ही मैंने ये सुना, मैंने कहा यार कसम ले लो, उस पूरे डिस्कशन में ये 2 वर्ड तो कभी उसने बोले ही नहीं। ये तो तुम पता नहीं कहां से लिया है, फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज, ये क्या होता है? उसने कहा सर मुझे कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी देंगे? मैं खुद आपको भी देख के बता देता हूँ। मैंने कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी उसको दी, उसने पूरा पढ़ा, ये वो समझ गया। उसने फौरन बोला सर ये फाइनेंस लीज वाला कॉन्ट्रैक्ट है। मैंने कहा क्या मतलब? वो कह रहा है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहता है फाइनेंस लीज एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें रिस्क ऑफ ओनरशिप, रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप किसके ऊपर चले जाते हैं? वो लेसी पे चले जाते हैं। आप जो कॉन्ट्रैक्ट कर कर आए हो ना, उसमें ऐसा लिखा हुआ है मशीन ऑब्सोलीट हो गई हम फंसेंगे, मशीन आइडल हो गई हम फंसेंगे, मशीन की रिपेयर एंड मेंटेनेंस हमने करवानी है, इंश्योरेंस हमने कमानी करनी है, इससे जितना कमाना है वो हमने कमाना है। तो एक ओनर के जो रिस्क होते हैं, एक ओनर के जो रिवॉर्ड होते हैं, वो किसके ऊपर चले गए? वो लेसी पे चले गए। ये बन गया फाइनेंस लीज वाला कॉन्ट्रैक्ट। और मैंने कहा ऐसा ना होता तो फिर ये ऑपरेटिंग लीज होती कि जिसने आपको एसेट यूज करने के लिए दिया है उसने रिस्क ऑफ ओनरशिप आपको ट्रांसफर नहीं करे, रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप आपको ट्रांसफर नहीं करे, फिर ये बन जाता हमारे लिए ऑपरेटिंग लीज वाला। मैंने कहा यार जब मैं वहां गया था उसने मुझे बहुत डरा दिया था, उसने कहा IFRS 16 पढ़कर आए। लेकिन मैंने बोला नहीं, कॉन्ट्रैक्ट फिर भी हो गया और तुम उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ के अजीब अजीब बातें कर रहा हो, फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज, ये मसला क्या है आखिर, ये IFRS है क्या? तो मेरे अकाउंटेंट ने फिर मुझे एक अच्छी बात समझाई। उसने कहा सर ये जो IFRS है ना, IFRS कानून, ये कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए नहीं है, ये उस कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग करने के लिए। यानी इस IAS को पढ़ के कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, ये जब कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाए उसकी अकाउंटिंग करने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? ये स्टैंडर्ड पढ़ना पड़ेगा। मैं अभी बोलूं मेरी मर्जी कॉन्ट्रैक्ट किसी भी टर्म्स एंड कंडीशन पे करूं, या ये क्या बोलेगा करो करो, मुझे कोई एतराज नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद अब मैं इस तरह बोलूं मेरी मर्जी, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग कैसे भी करूं, या ये क्या बोलता है ये मैं होने नहीं दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें जो सोच के करना है करो, मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करूंगा, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा उसकी अकाउंटिंग करने के लिए तुम्हें क्या पढ़ना पड़ेगा? इस स्टैंडर्ड को पढ़ना पड़ेगा। अगर तुम लेसी हो तो लेसी वाले पैराग्राफ पढ़ो, तुमने क्या करना है, और अगर तुम लेसर हो तो लेसर वाले पैराग्राफ पढ़ो, तुमने क्या करना है। समझ में आ गई बात? फाइनेंस लीज कौन सी लीज होती है? जिसमें एक ओनर के सिग्निफिकेंट बड़े बड़े रिस्क एंड रिवॉर्ड किस पे डाल दें? लेसी पे डाल दें। और ऑपरेटिंग लीज कौन है? जिसमें सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप लेसी पे ना हो, मतलब लेसर पर हो, वो ऑपरेटिंग लीज कहती है। शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म भी हो सकती है। थोड़ा सा टाइम दो सिखाने के लिए, ठीक है? पहले डिस्टिंक्शन समझ लो। इसका सवाल कि सर फाइनेंस लीज में ऐसा, ऑपरेटिंग लीज में ऐसा, मैं थोड़ा सा टाइम दो समझाने के लिए, हर बात फौरी तौर पे मैं समझा नहीं पाऊंगा। आगे चलते बेटा, अगला मसला आपको अब इस IAS की एक पॉजिटिव बात बताता हूं, गुड न्यूज। ये IAS जो रिवाइज्ड हुआ है, जो रिवाइज्ड हुआ है, फिर बोल रहा हूं जो रिवाइज्ड हुआ है, इसमें जो फंडामेंटल चेंजेस आई है, पहली फंडामेंटल चेंज सुनो, इन्होंने नए स्टैंडर्ड में लेसी की अकाउंटिंग एक कर दी। क्या मतलब सर? अगर मैं लेसी हूं, एसेट को फाइनेंस लीज पे लाऊंगा जब भी मैंने वही काम करना है, और अगर मैं लेसी हूं और मैं एसेट को ऑपरेटिंग लीज पे लाऊंगा जब भी मैंने वो काम करना है। ये एक बहुत बड़ी फंडामेंटल चेंज आ गई है इस IAS के अंदर। और अगर मैं लेसर हूं, लेसर को आज भी 2 काम करने हैं। लेसर को पहचानना पड़ेगा
फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है, ये लेसर को पहचानना है। नए स्टैंडर्ड में लेसी को नहीं पहचानना है। अब समझो इसका मतलब क्या हुआ। इम्तिहान में आप बैठे, वो सवाल हाथ में आया, आपने फौरन देखा लीज का सवाल है, फिर फौरन देखो रिक्वायरमेंट, अच्छा लेसी का पूछ रहा है, बस शुरू हो जाओ। लेसी का एक ही काम है, करके दिखा दो। बात बदलता हूँ, आपने सवाल पढ़ा, अरे भाई ये तो लीज का सवाल है। रिक्वायरमेंट पढ़ी, अच्छा लेसर का काम करना है। आप पहले सवाल दोबारा पढ़ो, ये तो फाइनेंस लीज है, फाइनेंस लीज है, लेसर है, काम कुछ और करना है। फिर पढ़ा, अरे भाई ये तो लेसर का पूछ रहा है, ऑपरेटिंग लीज है, काम कुछ और करना है। बात और आगे बढ़ाता हूँ, सवाल पढ़ा, अरे यार ये तो लेसर का पूछ रहा है, अच्छा नॉर्मल लेसर है, फाइनेंस लीज है, अकाउंटिंग कुछ और है। बात बदलते हैं, अच्छा लेसर का पूछ रहा है, डीलर लेसर है, फाइनेंस लीज है, अकाउंटिंग कुछ और है। ज्यादा उलझा हुआ एरिया किसका है? लेसर। और लीज का कारोबार भी कौन कर रहा है? लेसर। वो आपको आता ही नहीं है। तो हमारा जो इस आईएएस में पढ़ने का मेन ऑब्जेक्टिव है ना, वो लेसर की अकाउंटिंग है। लेसी की अकाउंटिंग हल्की लिखी हुई है, आराम से अगली क्लास में आप उसकी प्रैक्टिस में आ जाओगे। लेकिन लेसर का भी कारोबार आपकी समझ में नहीं आता होता क्या है, उसके लिए बहुत सारी बातें पहले पढ़नी पड़ेगी। बहरहाल चलो, ये बताओ आप में से कितने बच्चों ने जब आईए पढ़ रहे थे और एग्जामिशन आ गई थी, आखिर तक क्लासें ली? 3-4 बच्चों ने, ठीक है। आपको एक चैप्टर पढ़ाया था अकाउंटिंग थ्योरी के नाम से, बहुत सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सिखाए थे। एक्रूअल कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, मटीरियलिटी, गोइंग कंसर्न, जो आईएएस 10 में आएगा बीच में, और एक कॉन्सेप्ट सिखाया था सब्सटेंस ओवर फॉर्म। किसको याद है सब्सटेंस ओवर फॉर्म? क्योंकि अब जो अगला पैरा पढ़ाने जा रहा हूं उसमें सब्सटेंस ओवर फॉर्म का कॉन्सेप्ट बीच में आने वाला है। किसको याद है क्या होता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म? क्या कहता था? सब काबिल लोग हैं। बेटा हमारी अकाउंटिंग कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे खड़ी हुई है। कॉन्सेप्ट हिला दोगे तो जो अकाउंटिंग मैंने पढ़ी, आपने पढ़ी, सब खत्म हो जाएगी। पहले एक बेसिक बात तो आपको पता है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। हम अकाउंटिंग किस पर करते हैं? एक्रूअल बेसिस पर, रिसीवेबल पेएबल। टैक्स वाला उसको नहीं मानता, वो किस बेस को मानता है? कैश बेसिस को। लेकिन हम किस पे करते हैं अकाउंटिंग? एक्रूअल पे। हमारी अकाउंटिंग तो उसको मानती है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, ये भी आपको पता है, पैसे डूबने वाले इंतजार मत करो, अभी से रिकॉर्ड कर लो। नुकसान होने वाला है, इंतजार मत करो, अभी से रिकॉर्ड कर लो। सबको पता है बातें ये। इसी तरह अकाउंटिंग का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सर क्या है ये कॉन्सेप्ट? इसमें दो वर्ड है, एक वर्ड है सब्सटेंस और एक वर्ड है फॉर्म। ये फॉर्म आधा वर्ड है, ये पूरा वर्ड है लीगल फॉर्म। क्या वर्ड है बेटा? लीगल फॉर्म। लीगल, लीगल समझ गए ना? कॉन्सेप्ट ये लिखा हुआ है सब्सटेंस ओवर ऊपर, लीगल फॉर्म बाद में नीचे। ट्रांजैक्शन के सब्सटेंस को मत देखा करो। सही कह रहा हूं? उल्टा बोल रहा हूं। ट्रांजैक्शन के लीगल फॉर्म को मत देखा करो, ट्रांजैक्शन के सब्सटेंस को देखा करो। उन्होंने कहा समझ में नहीं आई बात। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है जब हम अकाउंटिंग करने बैठते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन की, एक होती है ट्रांजैक्शन की लीगल फॉर्म, एक होती है ट्रांजैक्शन का सब्सटेंस, हकीकत। तो ट्रांजैक्शन की लीगल फॉर्म क्या कहती है वो हमारे किसी बात काम की नहीं है, उसको तो हम साइड में फेंक देते हैं। ट्रांजैक्शन की हकीकत क्या है, ट्रांजैक्शन का सब्सटेंस क्या है, हम लोग सब्सटेंस के मुताबिक अकाउंटिंग करते हैं। सब्सटेंस
ओवर ऊपर, सब्सटेंस की सुनो, लीगल फॉर्म की मत सुनो, ऐसी हमारी अकाउंटिंग कहती है। समझाने के लिए एक पहले एग्जांपल देता हूं, फिर एक प्रॉपर एग्जांपल देता हूं। टीएसए सर तबानी का, इसमें मुझ समेत आप समेत कोई दो राय नहीं है, एग्री? सारा पैसा सर तबानी का लगा हुआ है, कॉलेज भी उनके नाम पर है और लीगल मालिक भी वही है। सर तबानी अपनी पॉलिसीज के हिसाब से इस कॉलेज को चला रहे हैं क्योंकि लीगल मालिक है। मान लो मैं उनके मामलात में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करता, ठीक है, और कोई ऐसी बात होती भी नहीं इसमें मैं इख्तिलाफ करूं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि उनकी किसी पॉलिसी पर मुझे इख्तिलाफ होता है, एग्जाम्पल बना रहा हूं, इख्तिलाफ हो जाता है और मैं उनसे लड़ पड़ता हूं। किसी ने स्टाफ से पूछा, यार ये टीएसए किसका है? मान लो स्टाफ ने अगर ऐसा जवाब दिया, यार लीगली तो सर तबानी का है, ये नहीं बात बताएं तुम्हारे को, मैंने कहा बोलो, कह रहा कभी कभी सर तबानी और सर माजिद का किसी पॉलिसी पर झगड़ा हो जाता है, तो हमने हमेशा यही देखा है, होता वही है जो सर माजिद बोलते हैं, तो हमें तो कहीं कहीं ऐसा लगता है टीएसए सर माजिद का है। एग्जाम्पल समझो, समझा क्या रहा हूं। लीगली किसका है? सर तबानी का। चलती किसकी है? सर माजिद की। स्टाफ कह रहा है खुद परेशान है, पता नहीं टीएसए किसका है यार, लीगली सर तबानी का, हर चीज उनके नाम पर है, लेकिन यहां पर चलती सर माजिद की है। इन हकीकत सब्सटेंस अगर लीगली पूछे, हाँ हाँ सर तबानी इसके मालिक हैं, हकीकत में देखो हमें मालिक कौन लगता है? हमें सर माजिद लगता है। हमारी अकाउंटिंग ये कहती है जब आप अकाउंटिंग करने बैठो तो दिमाग ये बनाकर बैठो टीएसए किसका है? सर माजिद का। सब्सटेंस पहले, जो ट्रांजैक्शन की हकीकत है उसके मुताबिक अकाउंटिंग करो, लीगल फॉर्म को मत देखा करो, लीगल फॉर्म कभी कभी मिसगाइड कर देती है। ये तो होगी बेकार सी एग्जांपल, लेकिन समझ में आ गया होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब इसी को आपके सिलेबस में रहते हुए एग्जांपल देता हूं। आपके सिलेबस में एक आईएएस है, आईएफआरएस 15, मैंने ही पढ़ाना है। उसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन बुक में दिए हुए हैं, उसका पहला क्वेश्चन की सिचुएशन नंबर ए आपको समझाता हूं, ठीक है? उसमें इतनी बात समझाऊंगा कि मेरी बात जो कॉन्सेप्ट वाली है वो आप पकड़ लो। उसमें एक सवाल दिया हुआ है, सवाल ऐसा है कि हमने अपना कुछ सामान किसी बैंक को बेचा है, बैंक को मान लो 100 रुपए में, और बैंक को बोला है हम यही सामान 6 महीने बाद आपसे दोबारा रीपरचेज कर लेंगे 120 रुपए में, ठीक है? तो रिक्वायर्ड में लिखा हुआ है बताओ इस ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग कैसे करें, या आईएफआरएस 15 है, इस ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग कैसे करें? पहला सिंपल सा जवाब, भाई आपने आज अपना सामान 100 रुपए में बैंक को बेचा है, बिकने वाले सामान को इन्वेंट्री में से हटा दो, एंट्री बना दो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, और 100 में बेचा है, कैश डेबिट सेल क्रेडिट 100 रुपए, बात खत्म हो गई। और जब 6 महीने बाद दोबारा खरीदो तो कैश क्रेडिट इन्वेंट्री डेबिट, बात खत्म हो गई। ये है लीगल फॉर्म। क्या है? लीगल फॉर्म। इन्वेंट्री बिक गई, ठीक है, और पैसे आ गए। अब इस ट्रांजैक्शन के सब्सटेंस को देखते हैं। मैंने उससे पूछा एक बात तो बता भाई, जब तुझे ये सामान चाहिए था 6 महीने बाद दोबारा, तू बेच के क्यों आया इसको? ठीक है, उसने कहा यार सच बताता हूँ मेरे पास पैसे नहीं थे, मजबूरन मैंने अपना स्टॉक उसको दे दिया। मैंने कहा इसको क्यों बेचा? किसी और को बेचता मार्केट में, बैंक को क्यों बेचा? तो मैंने बैंक से पूछा तो तुम लोगों को क्या पड़ा है, तुम लोगों का माल खरीदते फिर रहा हूं, ये कब से तुम्हारा कारोबार हो गया भाई? अब उन दोनों ने मुझे किसी का माइक शायद बेजानी में खुला हुआ है, अब ऑफ कर लीजिएगा। अब बैंक और उस पार्टी ने मुझे कुछ समझाया, मैंने कहा भाई तुम बात नहीं समझ रहे, तुम्हें खुल के समझाते हैं। ये कोई ऐसी इन्वेंट्री बनाता है जो बन तो गई है बाजाहिर, अभी बिकने के काबिल नहीं है। वो इन्वेंट्री अभी मैच्योर नहीं है। क्या नहीं है? मैच्योर नहीं है। नाम लेता हूं एक प्रोडक्ट का, क्योंकि मुझे ध्यान में वही प्रोडक्ट आती है, ठीक है सर। लोग वाइन बनाकर बेचते हैं,
ठीक है सर। आर्टिकलशिप के अंदर एक बार वाइन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ऑडिट करने का इत्तेफाक हुआ, उनकी स्टॉक टेकिंग भी करी। पाकिस्तान में कुछ कंपनी को गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिए में बेटा, वो इस प्रोडक्ट को बना के बेचते हैं। वाइन के बारे में ऐसा कहा जाता है, सुना ही है, कि जितनी ओल्ड हो इतना टेस्ट बेहतर होता है। अगर किसी ने आजमाया तो बता दे भाई। ठीक है, मूवीज आप भी देखते हो, ठीक है, ऐसा देखा है, बुक्स में पढ़ा है, ठीक है, कि लोग बड़ी बड़ी ओकेशन पर 100 साल पुरानी बोतल गिफ्ट में करके देते हैं। ये कह के ये 100 साल पुरानी बोतल है, 500 साल पुरानी बोतल है, और फखर के साथ देते हैं। मतलब एक मान लेते हैं भाई इसमें मसला है ऐसा। जब हम आर्टिकलशिप करने गए और स्टॉक टेकिंग कर रहे थे तो हमने देखा ये जो प्रोडक्ट बनती है इसको बना बना के लकड़ी के बड़े बड़े ड्रम्स होते हैं, इसमें ये भर भर के छोड़ देते हैं। अब हमने उनसे पूछा, भाई ये सारे आपके स्टॉक में ड्रम भरे हुए, इसमें वो प्रोडक्ट भरी हुई है, बेचते क्यों नहीं है? उन्होंने बताया सर अभी ये प्रोडक्ट बिकने के काबिल नहीं है। मैंने कहा क्या वजह है? हम पहली बार गए थे उस कंपनी में। उन्होंने कहा सर ऐसा है कि ये ना सारा खेल केमिकल्स का है, हमने कुछ केमिकल एक खास तरीके से मिलाकर आपस में मिला दिए। अब ये केमिकल की नेचर ऐसी है कि आपस में मिलकर केमिकल रिएक्शंस कर रहे हैं जो इंसानी आंख देख नहीं पाएगी, कुछ बैक्टीरियल रिएक्शंस हो रहे हैं अंदर। मैंने कहा अच्छा, फिर कह रहे उस रिएक्शंस के रिजल्ट में ना एक टेस्ट आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा है, और वो टेस्ट डेवलप होते होते 4 से 6 महीने लग जाते हैं। अगर इस हालत में बेचेंगे, इसका जो कस्टमर है इसको यूज करके फेंक देगा, क्या बोलेगा? कड़वा केमिकल है। लेकिन जब वो टेस्ट डेवलप हो जाएगा, इसके लिए वो एक प्रोडक्ट बन जाएगी। अब ये प्रोडक्ट बिकने के लिए मैच्योर नहीं है। ये समझ में आ गया? कह रहे फिर मैं क्या करता? अगर हम सारा पैसा अपना स्टॉक में फंसा फंसा के बैठे हुए तो पैसा हमें रोलिंग के लिए चाहिए ना। हम पहुंच गए किसी बैंक के पास, हमने जाके बोला हमारे पास 100 रुपए की प्रोडक्ट पड़ी हुई है, आप खरीद लो। बैंक वाले ने बोला इस प्रोडक्ट का हम क्या करेंगे? हमने उसे समझाया भाई अपने पास रख ले, जब ये मैच्योर हो जाएगी हम दोबारा आएंगे, यही चीज तुमसे दोबारा खरीद के ले जाएंगे। बात बैंक की समझ में आई, उसने हमें 100 रुपए दे दिए, हमारी प्रोडक्ट अपने पास रख ली। हम 6 महीने बाद जाएंगे, उससे 120 रुपए देंगे, वो वही प्रोडक्ट हमें वापस दे देगा। आगे बात समझ? बैंक ने कितने कमा लिए? 20 रुपए बैंक ने कमा लिए इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर, और हमें पैसे भी मिल गए और बाद में हमारी प्रोडक्ट भी वापस आ गई। जब IFRS 16 पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, 15 आपका रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, उसमें इस तरह समझाऊंगा। अभी बोल देता हूं ताकि बात अच्छी समझ में आ जाए। प्रोडक्ट बैंक के पास रखकर आया, बैंक वाले का फोन आया कुछ दिनों बाद, सर हमें कोई पार्टी मिल गई है, इस प्रोडक्ट के 150 रुपए दे रही है, तो बेच दें। मैंने कहा बेच के दिखाओ। कह रहा है सर चीज तो हमारी कस्टडी में, कुछ भी करें। मैंने कहा तू बेच तो सही भाई जरा, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मैं कोर्ट में केस कर दूंगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आप बाउंड हो, ये चीज दोबारा मुझे ही बेचोगे और 120 में बेचोगे। बात बदलता हूं। कुछ दिन बाद बैंक का फोन आया, सर आज हमारे बैंक में कोई पार्टी हो रही है, सेलिब्रेशन है, 1-2 बॉटल निकाल लें। मैंने कहा हाथ पे लगा के देख जरा उसको भाई। उसने कहा क्यों? मैंने कहा सर मुझे पूरी बॉटल वापस चाहिए, यही वाली चाहिए, ऐसी भी नहीं चाहिए, यही वाली वापस चाहिए। अब पता है बैंक वाला क्या बोलेगा? यार चीजें फिजी मेरे पास रखी हुई हैं, लेकिन मेरे कंट्रोल में नहीं है। वर्ड क्या बोला है मैंने? कंट्रोल। ये वर्ड IFRS 15 ने दिया, मैं मेरे कंट्रोल में नहीं है। पता मैं क्या बोलूंगा? जहां भी रखी हुई है मेरे कंट्रोल में, बेफिक्र रहो, कहीं नहीं जाएंगी। समझ में आ गई बात? IFRS 15 कहता है सब्सटेंस समझो, वो जहां भी है मेरे कंट्रोल में है, और जब तक मेरे कंट्रोल में है वो मेरी चीजें हैं, ये बिकी ही नहीं है। और जिसने ली है वो क्या बोलेगा? हाँ मेरे पास है, मेरे कंट्रोल में नहीं है। और जो चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है वो मेरी भी नहीं है, मैंने कभी खरीदी भी नहीं है। जिसके पास रखी हुई है क्या बोलेगा? मेरा स्टॉक नहीं है। जिसके पास से चली गई क्या बोलेगा? मेरा स्टॉक है। जिसके पास रखी हुई है वो बोलेगा मेरी परचेज नहीं है, और जिसने दी है वो क्या बोलेगा? मेरी सेल भी नहीं है। अब आ जाओ सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म। किसी ने पूछा भाईजान सुना है तुम्हारी प्रोडक्ट बिक गई है,
मैंने कहा लीगली जरूर बिकी है, लीगली जरूर बिकी है, इन सब्सटेंस वो बिकी ही नहीं है। जब मैं इस ट्रांजेक्शन की अकाउंटिंग करूंगा ना IFRS 15 के मुताबिक, मैं कोई सेल रिकॉर्ड नहीं करूंगा, ये बिकी ही नहीं है, और उसको स्टिल अपनी बैलेंस शीट में दिखाता रहूंगा 6 महीने तक, वो मेरी इन्वेंट्री है जहां भी रखी हुई है। समझ में आ गई बात आपके? कौन सा समझ में आ गया? सब्सटेंस पहले, लीगल फॉर्म बाद में। अब ये बात मैंने क्यों समझाई आपको, ये जो पैराग्राफ अब पढ़ाने जा रहा हूं उसमें ये वर्ड बीच में आने वाला है। ठीक है सर? हाँ मेरा भाई, फाइनेंस और ऑपरेटिंग लीज पे डिस्कशन चल रहा था, और बेसिक तो आपने सुन लिया। एक ऐसी लीज जिसके अंदर सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप लेसी पे चला जाए, वो लीज फाइनेंस लीज है। और एक ऐसी लीज जिसमें सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप लेसी पे ना जाए, वो कौन सी लीज है? वो ऑपरेटिंग वाली लीज है। यहां तक समझ में आ गया सबके? फिर मैंने आपको एडिशनली ये बताया, इस नए IAS के अंदर फाइनेंस लीज हो या ऑपरेटिंग लीज हो, लेसी के लिए अकाउंटिंग एक ही है, लेकिन लेसर को आज भी पहचानना है कि ये फाइनेंस वाली लीज है या ऑपरेटिंग वाली लीज है। ये पहचानने के लिए लेसर क्या करेगा? क्या करेगा सर? पहचानेगा। कैसे पहचानेगा? तो हमारे IAS में इस हवाले से 5 कंडीशन दी हुई है। वो बोलता है 5 कंडीशन देता हूं, इनमें से कोई एक कंडीशन भी पूरी हो जाए, आंख बंद करके फतवा जारी कर दो। कौन सी लीज है? फाइनेंस लीज है। और अगर ये पांचों कंडीशन पूरी नहीं हो रही, समझ जाना फिर मजबूरन कौन सी लीज है? ऑपरेटिंग वाली लीज है। हमें पहले वो 5 कंडीशन समझ लेनी चाहिए, ताकि हम भी सवाल करने से पहले पहचान पाए ये फाइनेंस लीज वाला सवाल हो रहा है या ऑपरेटिंग लीज वाला हो रहा है। ये पहचानना किसने है? लेसी ने, लेसन ने? किसने पहचानना है? लेसर ने पहचानना है, लेसी ने नहीं पहचानना है। पैरा 61 निकालो। बेटा पैरा 61 की इमेज मैंने आपको भेज दी है ग्रुप में पहले ही। पैरा 61, आगे मेरे भाई। प्रिय मेरा भाई, पैरा 61 हेडिंग क्या रही है? लेसर। ठीक है मेरा दोस्त, ये पैराग्राफ हमें किन की अकाउंटिंग सिखा रहे हैं? लेसर की अकाउंटिंग। क्लासिफिकेशन ऑफ लीजेस, आ लेसर shall classify each of its leases as either an operating lease or a finance lease. लेसर को क्लासिफाई करना पड़ेगा अपनी हर लीज को, क्या वो फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज। अच्छा लेसर अभी बोल दे क्यों करूं मैं, तो अब क्या बोलना? ओ भाई IAS की रिक्वायरमेंट है, IAS की रिक्वायरमेंट है। IAS के पैरा 61 में लिखा हुआ है तुम्हारे लिए जरूरी है तुम पहचानो कि वो कॉन्ट्रैक्ट फाइनेंस लीज वाला हुआ है या ऑपरेटिंग लीज वाला हुआ है। पैरा 62 पे आ जाओ। A lease is classified as a finance lease if it transfer substantially all the risk and reward incidental to ownership of an underlying asset. A lease is classified as an operating lease if it does not transfer substantially all the risk and rewards incidental to ownership of an underlying asset. जो उसने वही डेफिनेशन दोबारा फिर लिख दी। अब पैरा 63 साइड में लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है सर, ये सारी बातचीत मैं आपको इतनी देर से जो कर रहा हूं इस पैराग्राफ पे लाने के लिए कर रहा था। वेदर अ लीज इज अ फाइनेंस लीज or an operating lease depends on the substance of the transaction rather than the form of the contract. हाईलाइट कर लो इस बात को। ये देखने के लिए कि लीज फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है,
आपने ट्रांजैक्शन के सब्सटेंस पे गौर करना है, रादर देन आप उसकी क्या देखने बैठ जाओ, लीगल फॉर्म को देखने बैठ जाओ। ये देखने के लिए कि लीज फाइनेंस लीज है ऑपरेटिंग लीज, लेसर को क्या देखना है, ट्रांजैक्शन का सब्सटेंस देखना है रादर देन लीगल फॉर्म। ठीक है सर। देखो एक बात समझने की बेटा कोशिश करना, लेसर बन के सोचो, फाइनेंस लीज हो या ऑपरेटिंग लीज हो, लीगल ओनरशिप किसके हाथ में होगी, लेसर के हाथ में। ठीक है बात करो ना यार, कौन बेवकूफ लेसर होगा जो मुझे एसिड इस्तेमाल करने के लिए भी दे दे और पहले दिन से ओनरशिप मेरे नाम पे कर दे। ठीक है बात करो ना यार, पैसा किसका लगा हुआ है, लेसर का। वो क्या बोलेगा, मिस्टर माजिद ये तो नहीं हो सकता ना, मशीनें भी तुम्हें इस्तेमाल करने दे दूं, मशीनें परचेज करने के जो लीगल डॉक्यूमेंट मिस्टर माजिद के नाम से परचेज करूं, और कल को मिस्टर माजिद ने पैसे भरना बंद कर दिए, मैं मिस्टर माजिद का क्या बिगाड़ लूंगा। मिस्टर माजिद क्या बोलेंगे, मशीनें मेरी कस्टडी में और पेपर मेरे नाम पे बने हुए, हो कौन तुम भाई। तो जब ये मशीनें परचेज होंगी, इसके लीगल पेपर किसके नाम पे बनेंगे, लेसर के नाम पर। तो लीगल मालिक तो वही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर वो ये भी तो देखे ना कि लीगल मालिक बनने के बाद उसने कॉन्ट्रैक्ट कौन सा करा है, रिस्क ट्रांसफर करने वाला या ट्रांसफर ना करने वाला। अब मैं क्या बोलूंगा, भाईजान रिस्क एंड रिवॉर्ड मेरे पे डाल दिए, फॉर एग्जांपल बन गई फाइनेंस लीज। अब मैं क्या बोलूंगा, तुम नाम के मालिक हो, नाम के ओनर हो, चलती तो मेरी है, क्योंकि एक ओनर वाले रिस्क तुमने किस पे डाल दिए, मेरे पे डाल दिए। अगर तुम ओनर हो, अगर ओनर हो तो रिस्क ऑफ ओनरशिप तुम बर्दाश्त करो ना। अगर तुम ओनर हो, इसके रिवॉर्ड तुम ले लो ना यार। तुमने रिस्क और रिवॉर्ड किसको दे दिए, वो मेरे पे डाल दिए। अब बात वही आ गई, लीगली स्पीकिंग तुम इसके ओनर हो, इन सब्सटेंस मैं इसका ओनर हूं। तो लेसर को चाहिए कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग करते वक्त वो ये देख लिया करे कि रिस्क ऑफ ओनरशिप ट्रांसफर है या नहीं, मतलब ट्रांजैक्शन के हकीकत को वो देख ले, रादर देन लीगल फॉर्म को वो देखने बैठे। लीगली देखेगा, ऑपरेटिंग लीज हो फाइनेंस लीज, मालिक कौन निकलेगा, लेसर निकलेगा। जब वो सब्सटेंस को देखेगा तो बात कुछ और निकलेगी। वो क्या बोलेगा, यार मैं तो नाम का मालिक हूं, असल मालिक तो लेसी है उसका, फाइनेंस लीज। तो क्या बोलेगा, यार ओनरशिप भी मेरी, रिस्क एंड रिवॉर्ड भी मैं अपने ऊपर रख के बैठा हुआ हूं, असल मालिक भी मैं ही हूं, हकीक और रियल लीगल मालिक भी मैं ही हूं। और लीज कौन सी बन जाएगी फिर, ऑपरेटिंग लीज बन जाएगी। आगे लिखा हुआ है बेटा, example of situations that individually or in combination would normally lead to a lease being classified as a finance lease are। मेरा भाई ये एग्जाम्पल है, ठीक है, उन सिचुएशंस के जिसके अंदर हम लीज को क्या मान रहे हैं, फाइनेंस लीज। मतलब ये कुछ सिचुएशंस हैं, कुछ कंडीशन है, डेट वुड इंडिविजुअली, अगर इन पांच में से कोई एक चीज भी पूरी हो जाए, एक इंडिविजुअली, जब भी लीज को क्या मान लेना, फाइनेंस लीज, और इन कॉम्बिनेशन, ये भी हो सकता है इसमें से एक से ज्यादा कंडीशन पूरी हो जाए, जब भी लीज क्या मान लेना, फाइनेंस लीज मान लेना। अब ये पांच कंडीशन पढ़ रहा हूं, समझा रहा हूं, डिटेल में बात करूंगा, पहले ही समझा दूं, अभी हाँ हाँ करके उठोगे, बाद में निकलने के बाद कुछ भी याद नहीं रहेगा। कैसा माजिद ने कौन कौन सी एग्जांपल दी थी, कितनी सारी बातें करी थी, भूल जाना, कोई मसला नहीं। जब उठ के निकलो क्लास खत्म होने के बाद, एक एतमाद करके निकलना, या जब सर समझा रहे थे ना, कुछ ऐसा बोला था, लग रहा था रिस्क एंड रिवॉर्ड किस पे चले गए, लेसी पे चले गए। अब वो क्या बोला था अपने को, उससे क्या, छोड़ भाई साइड में। अब एग्जाम में जो सवाल आते हैं ना, हम उनमें ये कंडीशन ढूंढते हैं, अच्छा ये कंडीशन पूरी हो रही है, नहीं हो रही, आगे चलो, ये हो रही है, नहीं हो रही, अच्छा ये हो गई पूरी, बस फाइनेंस लीज। तो इतनी सारी बातें शायद याद ना रहे जो मैं अभी बोलूंगा, लेकिन फिर भी बस इतना एतमाद रखना, ये पांचों में से किसी एक कंडीशन पूरे होने का मतलब क्या होता है, रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप किसके ऊपर चले गए, वो लेसी के ऊपर चले गए। ओके सर। अब जरा पहले इन कंडीशन को पढ़वा लूं, फिर एक एक करके समझाना शुरू करता हूं। जी शहजाद साहब पढ़िएगा, बस बेटा बस, तो बेटा शुरू करता हूं समझाना इनको। पहली कंडीशन,
द लीज ट्रांसफर ओनरशिप ऑफ द अंडरलाइंग एसेट टू द लेसी बाय द एंड ऑफ द लीज। क्या आपके कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि लीज टर्म खत्म होने के बाद ओनरशिप आप लेसी को ट्रांसफर कर दोगे? इफ यस, फाइनेंस लीज। ठीक है, समझाता हूं। लेसी आया, सर एक गाड़ी लीज पे चाहिए। मैंने कहा भाई जो गाड़ी लीज पे आप मांग रहे हैं वो 30 लाख रुपए की आती है। वो मसला नहीं है, मैं आपके पैसे भर दूंगा इंस्टॉलमेंट की शक्ल में। मैंने उससे ऐसे ही पूछा ओनरशिप चाहिए बाद में? उसने कहा सर ओनरशिप तो चाहिए ना, तो मैं गाड़ी के पूरे पैसे भर रहा हूँ तो अच्छा होगा मुझे ओनरशिप मेरे नाम पे कर दें बाद में। मैंने कहा ठीक है, मैं कॉन्ट्रैक्ट में लिख देता हूँ कि लीज टर्म खत्म होने के बाद 5 साल के बाद मैं गाड़ी के पेपर डॉक्यूमेंट आपके नाम पे ट्रांसफर कर दूंगा। हमारा स्टैंडर्ड कहता है खुल के बोलो कौन सी लीज है, फाइनेंस लीज है। मतलब समझ में नहीं आए जब भी बोलो, समझ में आए जब भी बोलो फाइनेंस लीज है। मैंने कहा सर इसमें ऐसा क्या हो गया है कि लीज फाइनेंस लीज बन जाएगी? अरे मेरे दोस्त रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप ट्रांसफर हो गए। मैंने कहा अच्छा है ना, इसके लिए थोड़ा कॉमन सेंस से सोचो। अब मैं लेसर कॉमन सेंस से सोच रहा हूँ, एक पार्टी आई है, एक लेसी आया है, कह रहा है मुझे गाड़ी खरीद के दे दो और इन टर्म्स एंड कंडीशन पे दे दो कि बाद में गाड़ी में वापस भी नहीं करूंगा, वो गाड़ी की ओनरशिप भी मुझे दे दो। अब देखो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, 30 लाख की गाड़ी खरीदूं, 30 लाख की गाड़ी खरीदूं, पहले 5 साल इसको इस्तेमाल के लिए दे दूं, और फिर ये पता क्या चाह रहा है, मैं गाड़ी वापस भी ना करूं। 30 लाख की गाड़ी खरीदो, इसको दे दो और दे ही दो। वो ये चाह रहा है एक ऐसी गाड़ी जो मैं इसके इस्तेमाल के लिए खरीद रहा हूं, इसको देने के लिए खरीद रहा हूं। समझ में आ रही है मेरी बात? एक ऐसी गाड़ी जो इसी के इस्तेमाल के लिए खरीदी जा रही है, इसी को अल्टीमेटली देने के लिए खरीदी जा रही है। उस गाड़ी का रिस्क क्या मैं अपने ऊपर रखने की बेवकूफी कर सकता हूं? समझ में आ रही है ना मेरी बात बेटा? क्या कह रहा हूं, इस्तेमाल भी यही करेगा और बाद में ओनरशिप भी यही ले लेगा, तो सर मैं इसका रिस्क ऑफ ओनरशिप अपने ऊपर क्यों रखूं? मैं कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बनाने की कोशिश करूंगा कि ओनरशिप के जो बड़े बड़े रिस्क हैं वो किस पे चले जाएं? वो लेसी पे चले जाएं। बेवकूफ लेसी भी नहीं है, बेवकूफ आप भी नहीं है। ये जो दो वर्ड है ना, रिस्क एंड रिवॉर्ड, ये आपस में इंसिडेंटल है, जुड़े हुए। यार ये हो सकता है रिस्क तुम्हारे पे और रिवॉर्ड मेरे पे, आप होने दोगे कभी ऐसा? मिस्टर माजिद मजे आप कर रहे हो, रिवॉर्ड आप ले रहे हो और रिस्क ऑफ ओनरशिप हम पे डाला हुआ है। जब रिस्क ऑफ ओनरशिप तुम्हारे पे डालने की कोशिश करूंगा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो तुम उसकी क्या मांगोगे? रिवॉर्ड भी तो मांगोगे। क्या बोलोगे? सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ ओनरशिप मेरे ऊपर, तो भाई सिग्निफिकेंट रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप भी किस पे होने चाहिए? वो लेसी के ऊपर होने चाहिए। तो अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि लीज टर्म एंड होने के बाद ओनरशिप लेसी को दे दोगे, इट मींस ये कॉन्ट्रैक्ट एक इंडिकेशन दे रहा है। कौन सा वाला है? ये फाइनेंस 20 वाला कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा। इसमें ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हुए होंगे कि रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप वो लेसी के सर पे डाल दिए गए होंगे। अगली बात समझ में? ओके, सेकेंड कंडीशन, द लेसी हैज द ऑप्शन to purchase the underlying asset of at a price that is expected to be sufficiently lower than the fair value at the date the option become exercisable for it to be reasonably certain at the inception date that the option will be exercised। जी मेरा भाई, इसके आगे ब्रैकेट में लिखो बार्गेन परचेज ऑप्शन। बार्गेन परचेज ऑप्शन, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं बीपीओ। बीपीओ, 2-3 सवाल पास पेपर में ऐसे आए हुए हैं जिसमें बीपीओ दिया हुआ है। ठीक है सर, थोड़ा आइडिया दे देता हूं।
कंडीशन नंबर 2 कंडीशन नंबर 1 की बदली हुई शक्ल है। वही बात इस तरह से भी हो सकती है। लेसी आया, सर एक गाड़ी चाहिए लीज पे, मैंने कहा मिल जाएगी। ओनरशिप चाहिए, उसने कहा हाँ सर ओनरशिप भी चाहिए। अगर मैं अभी बोल दूं हाँ कॉन्ट्रैक्ट में लिख देता ओनरशिप मिल जाएगी, फिर तो पहली कंडीशन पूरी हो गई। और अगर पहली कंडीशन पूरी हो गई, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। कौन सी लीज निकली? फाइनेंस लीज। अब मैं बात बदल के इस तरह कहता हूँ, ओनरशिप चाहिए? कह रहे हाँ सर ओनरशिप भी चाहिए। मैंने कहा ओनरशिप फ्री में नहीं मिलेगी। कह रहे फिर? मैंने कहा खरीदनी पड़ेगी। कह रहे कितने में? मैंने कहा देखो, जो गाड़ी मैं आपको लीज पे दे रहा हूं आज, ये गाड़ी 30 लाख की है, 5 साल आपके इस्तेमाल के लिए दे रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है 5 साल के बाद इस गाड़ी की फेयर वैल्यू तकरीबन 12 लाख रुपए होगी। आप एक काम करना, 5 साल बाद लीज टर्म एंड होने के बाद जो भी इस गाड़ी की एक एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू है 12 लाख, आप मुझे 12 लाख पे कर देना, मैं ओनरशिप आपके नाम पे कर दूंगा। और मैं ये ऑप्शन एग्रीमेंट में लिख देता हूं, लेसी हैज द ऑप्शन टू परचेज द एसेट एट फेयर वैल्यू ऑफ ₹12 लाख एट द एंड ऑफ लीज टर्म। मैंने उससे ऐसे ही पूछा, अच्छा ऑप्शन है ना? उसने कहा सर इंतहाई थर्ड क्लास ऑप्शन है। मैंने कहा क्यों? कह रहा है सर जी, आज से 5 साल बाद इस जैसी गाड़ियां 12-12 लाख रुपए की मिल रही है, तुमने मुझसे 5 साल का इंटरेस्ट भी कमा लिया, और फिर तुम मुझे 5 साल बाद वो चीज उस वक्त की फेयर वैल्यू पे दे रहा हो, तो फायदा क्या हुआ मेरे को? कुछ तो ख्याल करो यार, तुम मुझसे ऑलरेडी कमा चुके हो। मैंने कहा अच्छा क्या चाहते हो? उसने ऐसा बोला, मेक दिस परचेज ऑप्शन मोर अट्रैक्टिव, मेक दिस परचेज ऑप्शन मोर बार्गेन्ड। मैंने कहा अच्छा एक काम करता हूँ, ऑप्शन बदलता हूँ, आज से 5 साल बाद इस गाड़ी की फेयर वैल्यू तकरीबन 12 लाख रुपए होगी, तुम उस वक्त की फेयर वैल्यू से सफिशिएंटली सफिशिएंटली लोअर अमाउंट पे कर देना। एक काम करना, तुम 6 लाख पे कर देना, मैं ओनरशिप तुम्हारे नाम पे कर दूंगा। मैंने कहा अब तो खुश हो? उसने कहा हाँ सर, अब लिख दे फिर देखते हैं। अब मैंने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा, लेसी हैज द ऑप्शन टू परचेज दिस कार एट द एंड ऑफ लीज टर्म एट द प्राइस ऑफ ₹6 लाख। अब पहले ये बताओ, 12 लाख की चीज 6 लाख में ऑफर कर दी, बार्गेनिंग हुई है नहीं हुई है? हुई है। इस ऑप्शन को कहते हैं बार्गेन्ड परचेज ऑप्शन, जिसमें काफी कम अमाउंट, कंडीशन में लिखा हुआ है सफिशिएंटली लोअर अमाउंट, काफी कम अमाउंट आपसे लिया जा रहा है फेयर वैल्यू के। फेयर वैल्यू तकरीबन क्या होगी? 12 लाख, मैं उसके आधे पैसे आपसे ले रहा हूं, सफिशिएंटली लोअर अमाउंट। सिर्फ बार्गेन परचेज ऑप्शन के होने से अभी फाइनेंस लीज नहीं बनेगी। लास्ट देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, आगे लिखा हुआ है एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज। हमें ये रीजनेबली सर्टेन होना चाहिए कि लेसी इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा। हमने कहा सर ये इंसेप्शन का मतलब क्या होता है? इंसेप्शन कहते हैं बेटा इब्तिदा को, शुरू को। जिस वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ, क्या लग रहा था, क्या लेसी इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा? मैंने इस तरह बोला, मैंने कहा कोई बेवकूफ लेसी होगा जो नहीं करेगा। मैंने कहा वो कैसे? मैंने कहा इतना अच्छा ऑप्शन दिया है, 12 लाख की चीज 6 लाख में दे रहा हूँ, अगर इसको खुद इस्तेमाल के लिए नहीं भी चाहिए ना ये गाड़ी, क्या करे? खरीद ले और खरीद के आगे बेच दे, जब भी इसको क्या होगा? प्रॉफिट हो जाएगा। अब मैंने इस तरह बोला कॉन्ट्रैक्ट वाले दिन, आज कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मैंने कहा मैंने गाड़ी लीज पर दी है, उसको परचेज ऑप्शन भी दिया है, एक ऐसा परचेज ऑप्शन दिया है जो मेरे हिसाब से वो एक्सरसाइज लाजमी करेगा, मुझे ऐसा लगता है लाजमी करेगा। तो बेटा बात तो फिर वही हो गई ना यार, गाड़ी खरीदो, इसको इस्तेमाल के लिए दे दो, और साथ में एक परचेज ऑप्शन भी दे दिया तुमने, और तुम्हें क्या लगता है वो ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा, मतलब वो गाड़ी वापस नहीं करेगा? तो बात तो फिर वही हो गई ना, गाड़ी खरीद कर इसको इस्तेमाल के लिए दो, और गाड़ी ये बाद में वापस भी नहीं करेगा। एक ऐसी चीज जो इस्तेमाल भी वही करेगा, बाद में वापस भी नहीं करेगा, उस चीज का रिस्क ऑफ ओनरशिप क्या मुझे अपने ऊपर रखना चाहिए? कभी भी नहीं रखना चाहिए। और जब रिस्क ऑफ ओनरशिप तुम्हारे ऊपर डालूंगा, तो साथ में तुम क्या मांग लोगे? उसका रिवॉर्ड भी मांग लोगे।
समझ में आ रही है मेरी बात बेटा? तो पॉइंट नंबर 1, अगर आपके सवाल में दिया हुआ हो लीज टर्म एंड होने के बाद ओनरशिप लेसी को चली जाएगी, आगे सोचने की जरूरत नहीं है, फौरन फतवा जारी करो। कौन सी लीज है? फाइनेंस वाली लीज है। अब ज्यादा लॉजिक सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपके सवाल में दिया हुआ हो बार्गेन परचेज ऑप्शन है और इस बात की रीजनेबल सर्टेनिटी है कि लेसी इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा, फौरन फतवा जारी करो। कौन सी लीज है? फाइनेंस लीज है। एग्जाम के 1-2 सवाल का रेफरेंस देता हूं। एग्जाम में एक सवाल आया शुएब लीजिंग के नाम से, उसमें दिया हुआ था कोई मशीन है, लीज टर्म के बाद 3 लाख की बची होगी, 3 लाख की, 1 लाख का ऑप्शन दे रहा हूं, चाहो तो परचेज कर लेना। तब ICAP ने सोल्यूशन निकाला, लिखा हुआ था ऐसा लगता है 3 लाख की चीज 1 लाख में वो ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा। हो गया। एक सवाल आया पेपर में मिरेकल टेक्सटाइल, उसमें दिया हुआ था एक मशीन लीज पर दे रहे हैं, आज से 5 साल बाद मशीन 30 लाख की बची हुई होगी और आपको ऑप्शन दिया 20 लाख में आप खरीद लेना। ICAP ने सोल्यूशन निकाला, उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि 30 लाख की चीज 20 लाख में ऑफर की जा रही है, हमें ऐसा लगता है कि ये ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लेगा। इससे हमारी अकाउंटिंग में फर्क पड़ेगा आगे जाकर। ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा तो अकाउंटिंग कुछ और है, नहीं करेगा तो अकाउंटिंग कुछ और है, जो भी आपको नहीं पता। ठीक है सर? अब बच्चे पूछते हैं समाजित कितना लोअर हो, कितना लोअर हो कि हम इसको कंडीशन को मीट मान लें। मतलब जैसे आपने एग्जांपल दी 12 लाख की चीज 6 लाख में दे रहा है, मतलब आधा हो, आधा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो मैंने ऐसे बोल दी फिगर कोई भी। बस एग्जाम में जो फिगर है ना, अब ये सोचना जितने में वो ऑफर दे रहा है वो अट्रैक्ट आपको कर रही है या नहीं कर रही। जैसे 3 लाख की चीज 1 लाख में ऑफर कर रहा है, ये ऑप्शन आपको अट्रैक्ट कर रहा है? कर रहा है सर, बिल्कुल कर रहा है। और मान लेना ये ऑप्शन एक्सरसाइज हो जाएगा। 30 लाख की मशीन 20 लाख में ऑफर कर रहा है, ऑप्शन अट्रैक्ट कर रहा है तो काफी कर रहा है। सीधा सीधा 10 लाख का फायदा है। क्या समझाया? इस्तेमाल ना भी करना हो, खरीद के बेच दे भाई, 10 लाख ऊपर कमा लेना तू। तो बस अगर आपको ऑप्शन अट्रैक्टिव लगे, अट्रैक्टिव अपनी तरफ खींचे, समझ जाना कि भाई ये ऑप्शन एक्सरसाइज होगा। लीज कौन सी है? फाइनेंस लीज वाली है। थर्ड कंडीशन, द लीज टर्म is of the major part of the economic life of the underlying asset, even title is not transferred. इसके आगे ब्रैकेट में लिखो at least 75%, at least 75%। क्या लीज पर दिया जाने वाला एसेट का जो लीज टर्म है, ड्यूरेशन है, वो उसकी इकोनॉमिक लाइफ का मेजर पार्ट है? मेजर पार्ट, बेशतर हिस्सा। ठीक है, एग्जांपल फिर बनाते हैं। आपने नई गाड़ी ली, वो एग्जांपल फिर दे रहा हूं। नई गाड़ी ली, मान लो, अच्छा पहले एक वर्ड आया इकोनॉमिक लाइफ, जब वो समझा इकोनॉमिक लाइफ क्या होती है। आप लोग बेटा ज्यादातर वास्ता पड़ा हुआ आपका यूजफुल लाइफ से, आप डेप्रिसिएशन यूजफुल लाइफ पे निकालते हो। अब एक और वर्ड सीख लो, ये इकोनॉमिक लाइफ क्या होती है। सिंपल सा मतलब है, इकोनॉमिक लाइफ का मतलब ये होता है किसी एसेट के बेनिफिट देने की टोटल जिंदगी, टोटल पीरियड। फॉर एग्जांपल, आपने एक गाड़ी खरीदी, आपका अंदाजा गाड़ी 20 साल चल सकती है, लेकिन आपने सोचा मैं तो 5 साल में बदल दूंगा, तो आपके लिए यूजफुल लाइफ कितनी है? 5 साल। लेकिन उसकी इकोनॉमिक लाइफ कितनी है? वो है 20 साल। 5 साल बाद गाड़ी आप किसी और को बेच दोगे, वो बाद में किसी और को बेच देगा, वो बाद में किसी और को बेच देगा, करते 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 शायद एक ऐसा वक्त आए गाड़ी क्या बोले मैं चलने के काबिल नहीं, टूट फूट गई, खत्म हो गई। समझ जाना उसकी क्या खत्म हो गई? इकोनॉमिक लाइफ खत्म हो गई। समझ आ गया सबको? चलो, आपने गाड़ी खरीदी, मान लो उसकी लाइफ है 20 साल। आज पहला दिन गाड़ी को लेकर आए कॉलेज के अंदर, किसी बहुत अच्छे दोस्त ने बोला यार गाड़ी की चाबी देना, जरा गाड़ी से जरा घूम फिर कर आता हूँ। आपने ऐसे ही पूछा कब तक आ जाओगे, उसने ऐसे ही बोला 18 साल बाद। सही है? पता है आप जल के क्या बोलोगे? रख ही लेना गाड़ी को। हमने क्या मतलब? आपके दिमाग में क्या चल रहा है? इस गाड़ी की टोटल लाइफ 20 साल, जो गाड़ी 20 साल चल सकती है, अगला कह रहा है 18 साल मुझे इस्तेमाल के लिए दे दो। तो अगर ये 18 साल के बाद वापस कर भी देगा तो इसमें बचा क्या होगा? वो बोलेगा गाड़ी फिर भी चलती होगी। मैंने कहा बचा क्या होगा? अब मैं बोलता हूं थोड़े से रिवॉर्ड,
क्या बचे होंगे? थोड़े से फायदे। इसके बेशतर फायदे, मेजर फायदे कौन कंज्यूम कर गया? वो तो 18 साल में तुम कंज्यूम कर गए, छोड़ा क्या मेरे लिए तुमने? इसी बात को सोचो। अगर तुम कोई एसेट किसी को लीज पे दे रहे हो और लीज का टर्म ड्यूरेशन उस एसेट की इकोनॉमिक लाइफ का मेजर हिस्सा है, मेजर हिस्सा। मान लो मशीन है 30 साल चल सकती है, 18 साल तुम्हें इस्तेमाल के लिए दे दी और तुम बोलते हो ओनरशिप नहीं चाहिए। मैंने कहा ले ले भाई, कह रहे नहीं चाहिए। जब 18 साल बाद मशीन वापस भी करोगे ना, तो उसमें बचा क्या होगा? कोई मशीन जैसी चीज वो बची होगी। समझ में आ रही है मेरी बात? मशीन जैसी कोई चीज बची होगी, शायद चलती भी हो, लेकिन वो फायदे थोड़ी मिलेंगे जो 18 साल में ले सकते थे। तुम उस मशीन को बिल्कुल निचोड़ के आ गए हो, उसमें से एक बेनिफिट कंज्यूम करके आ गए हो। वो ये कहता है कि भाई ये भी देख लो, क्या तुम्हारा लीज का ड्यूरेशन एसिड की इकोनॉमिक लाइफ का मेजर पार्ट तो नहीं है? मैंने कहा कितना मेजर? तो इसके ऊपर आईएएस तो साइलेंट है। प्रैक्टिकल लाइफ में जो अकाउंटेंट्स हैं उन्होंने एक परसेंटेज एग्री की है, उस परसेंटेज को हम कहते हैं 75%। अगर कम से कम 75% टोटल लाइफ का लेसी इस्तेमाल कर रहा है, इट मींस मेजर एक रिवॉर्ड वो खींच के ले गया। और जब मेजर रिवॉर्ड उसने निकाल लिए तो फिर ठीक है। एक एग्जाम्पल ऐसे ध्यान में भी ऐसे बोल देता हूं। मान लो मैं भी बोलूं एक कमाने वाली एज का, कमाने वाली एज का, समझ गया ना मतलब क्या कहना चाह रहा हूं? एक कमाने वाली एज का मैं इस तरह बोलूं मेजर पोर्शन मैंने टीएसए में गुजार दिया। एग्जाम्पल समझना, कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूं किसी को, एग्जाम्पल दे रहा हूं। कमाने वाली एज का एक मेजर पोर्शन मैंने टीएसए में निकाल दिया। जब वो एज खत्म होने पर आई तो आप क्या बोलोगे? या सर माजिद अभी भी कमा सकते हैं, लेकिन अब इनकी एज बची कितनी है? इनकी कमाने वाली एज का मेजर पोर्शन किसने कंज्यूम कर लिया? वो तो टीएसए ने कंज्यूम कर लिया। समझ में आ गई मेरी बात? कहना क्या चाह रहा हूं? अगर मेजर हिस्सा टीएसए कंज्यूम कर रहा है, ठीक है ना सर, तो इसी तरह हम कह रहे हैं कि सर अगर उस एसेट की लाइफ का मेजर पोर्शन इस्तेमाल करने वाला कंज्यूम कर रहा है तो बेशतर बेनिफिट तो वो ले गया, उसने छोड़ा गया थोड़ा बहुत बेनिफिट। जब मेजर रिवॉर्ड वो मांगेगा तो फिर हम उसके साथ क्या लिंक कर देंगे? मेजर रिस्क भी लिंक कर देंगे। लास्ट पॉइंट, डी को भी रोक रहा हूं, उसमें मैथमेटिक्स है, उसमें प्रेजेंट वैल्यू का खेल है। ठीक है सर, डी को देखो, ई को देखो। कभी इम्तिहान में ये पॉइंट नॉर्मली इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन कंडीशन बड़ी अच्छी है। द अंडरलाइंग एसेट इज ऑफ सच a specialized nature that only the lessee can use it without major modification। हाँ सर, क्या लीज पे दिया जाने वाला एसेट इतनी स्पेशलाइज नेचर का है कि इस लेसी के अलावा कोई और यूज नहीं कर पाएगा, और अगर करेगा तो पहले इसमें मेजर मॉडिफिकेशन करवाएगा। मेरा क्या मतलब सर? एग्जांपल बनाते हैं। मैं लेसर, कुछ लोग मिलने के लिए आए। सर हम एबीसी कंपनी से आए, कुछ प्लांट एंड मशीनें लीज पे चाहिए। मैंने कहा ठीक है, नाम बताए क्या चाहिए। उन्होंने कुछ मशीनों के नाम बताए। मैंने कहा यार मैं इतने सालों से लीज का कारोबार कर रहा हूँ, मैंने लोगों को आज तक हजारों मशीनें लीज पे दी हैं, लेकिन जो नाम आप बता रहे हो ये ना तो मैं भी जिंदगी में पहली बार सुन रहा हूँ। क्या है ये मशीनें? उसने कहा सर लेटेस्ट मशीन है, जापान में डेवलप हुई है, पाकिस्तान में तो अभी इसका नाम ही बहुत कम लोग जानते हैं। एक अच्छी बात है यार, इन लेटेस्ट मशीनों का आप करोगे क्या? मुझे कहा सर ये मशीनें खास किस्म की नई प्रोडक्ट बनाती है जो पाकिस्तान में अब तक कोई लेके भी नहीं आया है, हम उससे वो प्रोडक्ट बना के पाकिस्तान में बेचेंगे। मैंने कहा सर जी कितने की है मशीनें? सर थोड़ी महंगी है, 50 करोड़ की। मैं घबराऊंगा नहीं, क्योंकि मैं तो इन्वेस्टर हूँ। दिमाग में क्या चल रहा है? जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा रिटर्न। समझो ना बात को। मैं बिल्कुल नहीं घबराया। मैंने कहा था कोई मसला नहीं है, मंगवा दूंगा मैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, 50 करोड़ की मशीनें जापान से मंगवा के दूं, उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी वगैरह भरूं, इंस्टॉल करवा के दूं, पता चला लगते लगते मशीनें 70-80 करोड़ की पड़ गई। ये इतनी लेटेस्ट मशीनें आप इस्तेमाल कर लोगे पाकिस्तान में? सर अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी फिजिबिलिटी स्टडी करी है, एक रिपोर्ट बनवाई है। वो रिपोर्ट मुझे भी दिखाओ यार। उन्होंने मुझे रिपोर्ट की प्रेजेंटेशन दी, मैं भी कन्विंस हो गया। मैंने कहा मशीन यार रिपोर्ट तो आपकी ऐसी बनी हुई है, वो तो ये कहती है कि मशीनें आपके हाथ में आ गई आप तो मार्केट को हिला के रख दोगे।
मैंने कहा फिर भी क्योंकि मैं इन्वेस्टर हूं, अपना डाउट मिटाना चाहता हूं, मान लो वो नहीं हुआ जो आप सोच रहे हो, फिर क्या होगा? ना आपकी प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चल पाई या इतनी नहीं चल पाई जैसा आप सोच रहे हो, फिर क्या होगा? आपने कहा शायद ऐसा नहीं होगा ना। मैं कहा नहीं यार, मैं मुतमईन नहीं हो रहा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? उन्होंने फिर बोला सर हम और मेहनत करेंगे। मैंने कहा तुमने हर मुमकिन कोशिश कर ली, हर मेहनत कर ली, फिर भी प्रोडक्ट नहीं चल पा रही, क्या करोगे? करना क्या है, आके आपसे सॉरी करेंगे, मशीनें वापस कर देंगे। मैंने कहा अब मेरी जगह बैठ के सोचो, लेटेस्ट मशीनें जिनका पाकिस्तान में लोग नाम भी नहीं जानते, सॉरी करके आपने वापस कर दी, अब इनका मैं क्या करूंगा? कौन यूज करेगा इनको? मैंने कहा मैं खुल के बोलता हूँ, आपके आने से 5 मिनट पहले एक साहब आए थे, उन्होंने आके बोला मुझे होंडा सिविक गाड़ी लीज पे चाहिए। मैंने कहा यकीन करो 2 मिनट लगे, उनका मेरा कॉन्ट्रैक्ट तय पा गया। मैं बिल्कुल नहीं घबराया और मैंने उससे इतनी बातें भी नहीं करी। कह रहे क्यों? मैंने कहा होंडा सिविक कॉमन यूज की गाड़ी, वो मुझसे 60 लाख की गाड़ी लीज पे मांग रहा है। मैं बिल्कुल नहीं घबराया। वजह क्या है? अगर किसी वजह से वो गाड़ी के इस्तेमाल नहीं कर पाया, मना कर देगा और मेरी गाड़ी वापस कर देगा। तो मैं इसलिए नहीं घबरा रहा, होंडा सिविक लेने वाले लोग लाइन में खड़े हुए इस वक्त। मैं वो गाड़ी किसी को कैश पे बेच दूंगा, मेरे पैसे बाहर, मैं किसी और को लीज पे दे दूंगा, मेरे पैसे आ जाएंगे। लेकिन तुम जिस एसेट में इन्वेस्टमेंट करवाना चाह रहे हो वो स्पेशलाइज नेचर का एसेट है, तुम्हारे अलावा कोई और यूज करता नहीं है। इसका अगर बाद में कोई इस्तेमाल करने वाला ना मिला, क्या मैं इसको स्क्रैप में बेचूंगा? मैंने कहा भाई बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट है, माजरत मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने कहा सर कोई तो रास्ता निकाले, कोई तो हल निकाले। मैंने कहा भाई अब जो रास्ता निकालूंगा फिर बर्दाश्त करो। मैंने बोले, मैंने कहा खुल के बोलता हूँ, नॉर्मली मैं जो कॉन्ट्रैक्ट करता हूं उसमें कोशिश करता हूं सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ ओनरशिप वो इस्तेमाल करने वाले पे डालूं। लेकिन तुम जिस एसेट की बात कर रहे हो, मैं सिग्निफिकेंट नहीं, ऑल द रिस्क ऑफ ओनरशिप तुम्हारे सर पे डालूंगा। इवन अगर तुम इसको वापस भी करना चाहो तो नुकसान मेरा नहीं होना चाहिए, किसका होना चाहिए? तुम्हारा होना चाहिए। अगर इस किस्म की बातें बर्दाश्त करते हो तो बोलो। आपने क्या बोला? सर चलें तो करें कॉन्ट्रैक्ट। मैंने इतना सख्त कॉन्ट्रैक्ट बनाया, अपने आप को हर लिहाज से महफूज किया, तुम्हें हर लिहाज से फंसाया। अब आप क्या बोलोगे? सर इतना सख्त कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो अब ये भी तो लिख देना, अपने एसेट से जो फायदा उठाना उठा लें, आप बीच में नहीं बोलेंगे। वो तो मैं वैसे लिखने वाला था कि सर आपके पास रिवॉर्ड एंजॉय करने का पावर भी है। तो जब कोई स्पेशलाइज नेचर का एसिड बीच में आता है ना बेटा, तो लेसर अपने आप को बचाएगा, वो सारे ओनर वाले रिस्क किस पे डालेगा? वो लेसी पे डालेगा। और ना समझ लेसी भी नहीं, वो भी बिजनेस कर रहा है, वो साथ में क्या मांग लेगा? रिवॉर्ड मांग लेगा। कंडीशन नंबर 1, क्या लीज टर्म एंड होने के बाद ओनरशिप लेसी को दे दोगे? इफ यस, फाइनेंस लीज। कंडीशन नंबर 2, क्या तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में बार्गेन परचेज ऑप्शन है और इस बात की रीजनेबल सर्टेनिटी है कि लेसी इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लेगा? फाइनेंस लीज। कंडीशन नंबर 3, क्या लीज टर्म इकोनॉमिक लाइफ का मेजर पार्ट है, एटलीस्ट 75%? फाइनेंस लीज। कंडीशन नंबर 4, क्या लीज पे दिया जाने वाला एसेट इतनी स्पेशलाइज नेचर का है कि इस लेसी के अलावा कोई और यूज नहीं कर पाएगा, और अगर करेगा तो पहले उसमें मेजर तब्दीलियां करेगा? इफ यस, जब भी क्या बन जाएगी? फाइनेंस लीज। एक कंडीशन मैंने फिलहाल रोकी है, उसके अंदर प्रेजेंट वैल्यू की मैथमेटिक्स। यहां तक समझ में आ गया? अब ये सोच के मत जाना सर माजिद भैया अगर इस स्पीड से तुमने पढ़ाया कि 3-3 4-4 पैराग्राफ 2-2 घंटे में पढ़ाए, फिर तो कोर्स का अल्लाह ही मालिक है। देख बेटा, शुरू की बातें अभी आपको नहीं पता आईएएस कैसे पढ़ते हैं, मैं बहुत आराम आराम से चल रहा हूँ। पहली प्रैक्टिकल क्लास थी हमारी आज, मैं कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में लगा हुआ, बाद में तो प्रैक्टिस तो आराम से होती रहेगी। लेकिन ये एक हकीकत है, कोर्स बड़ा है। अभी बोलो सर माजिद जरा मेरा भाई ये देखो, इसको फोल्ड करते हैं, ठीक है? आपने पढ़े हुए? मैंने कहा 100 बार पढ़े हुए, उससे ज्यादा बार पढ़ाए हुए, ठीक है? रख देते हैं, अच्छा सा लेक्चर दो, ठीक है? प्रैक्टिस कराओ, सब खुद याद हो जाएगा। हाँ ये भी तरीका है पेपर पास करवाने का।
मैं वो लेक्चर भी दे सकता हूँ, ये सारी बातों को कवर कर दूं, मुझे पता है क्या लिखा हुआ है। मैं वो प्रैक्टिस में सारी बातें आपको रिमेंबर भी करवा सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक बात से डरता हूं, अपनी इज्जत से। झूठ नहीं बोल रहा। अगर ये ओपन बुक पॉलिसी ना होती ना, तो मैं अपनी इज्जत से इतना नहीं घबराता। मैं उस वक्त से डरता हूं, पेपर किसी के हाथ में आए और वो दिल में बोले सर माजिद मरवा दिया। मतलब ये वो चीजें हैं, हम आईएएस खोल के देख सकते थे, लेकिन इस टीचर ने हमें आईएएस नहीं पढ़ाई। हमें नहीं पता कौन सी बात आईएएस में कहां लिखी हुई है। बस मैं उस वक्त से घबराता हूं। इसको पढ़ाने में टाइम लग रहा है ना, अगर आपका लग रहा है तो मेरा भी तो लग रहा है ना, मेहनत लग रही है ना। और इससे पढ़ाना और टेक्निकल हो रहा है, क्योंकि एक एक बात की बारीकी समझानी पड़ रही है। अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो, ये करो, वेरी इंपॉर्टेंट लिखो। तो मेरा बेटा ये पास करने का मुश्किल तरीका है, फिर बता रहा हूँ, पास करने का मुश्किल तरीका, लेकिन इस तरीके पे चल के एग्जाम वाले दिन आसान तरीका हो जाएगा। तो ये मेहनत जरूर है, ये मेहनत मैं तो हर बार करता हूँ अपने तमाम टॉपिक एक्सेप्ट कंसोलिडेशन, जो प्रैक्टिकल टॉपिक है, ठीक है, उन सब की मैं रीडिंग करवाता हूँ। एडवांटेज अभी नजर नहीं आएगा आपको, एडवांटेज सीनियर से पूछ लेना, तो आपको ये भी बोलेंगे सर पेपर में हमने टाइम बचाकर आईएएस खोल खोल के लिखा है, कंफर्म कराए कि हम जो लिख रहे हैं वो सही है या नहीं, तो कैसे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड सवाल आए थे। ये भी हकीकत है सर, अगर इस तरीके से पढ़ाता रहूंगा तो फिर वीक में 2-3 क्लासेस से गुजारा नहीं होगा, ठीक है ना सर। IFRS 15 बैठा हुआ है भाई, इसने पढ़ा हुआ है, ठीक है, पढ़ा है ना भाई, पूरा 3 हफ्ते से महीने भर का टॉपिक है, ठीक है। कंसोलिडेशन 3 हफ्ते से महीने भर का टॉपिक है। हमका सर 2 महीने तो यही होगा, शाबाश। और बताओ, अब बताओ मैं बाकी रह जाने वाले 2.5-3 महीने में बाकी कोर्स कैसे समेटूं। तो आपका कॉपरेशन ज्यादा चाहिए, ठीक है मेरा बेटा। यहाँ पर अभी पता है क्या है, महफिल जमी, महफिल जमते जमते जब हम प्रैक्टिस के ऊपर आने वाले थे, टाइम खत्म हो गया। तो मेरा अगला स्टेप क्या था, मैं आपको मैथमेटिक्स के फॉर्मूले याद दिलाता, बोर्ड पे लिखवाता, एनयूटी के फॉर्मूले, कंपाउंडिंग के फॉर्मूले, डिस्काउंटिंग के फॉर्मूले। फिर मैं आपको लेसी के पैरा पढ़ाता और फिर मैं लेसी की अकाउंटिंग पे लिया था, लेसी क्या क्या काम करता है वो आसान है। फिर मैं आपको लेसर पे लिया था 2-3 सवाल करवाने के बाद। अब कहना ही चाह रहा हूँ बेटा, क्लासेस का ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा और उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ानी पड़ेगी, जब भी बात अच्छे से बनेगी। अगर आप मेरे पास पढ़ने के लिए बैठे हो तो इसी उम्मीद बैठ रहे हो कि यार सर माजिद देखो फिर हमारे को अपना ताउन करेंगे और अपनी लाइफ हमें फिर दे देंगे, ठीक है सर। तो सर अगर लाइफ अपनी दे दूंगा तो आपकी लाइफ दे भी दूंगा,